स्टूडेंट अगर पढ़ेगा तो किसी भी विचारधारा को, किसी भी पार्टी को ऐसे ब्रांडली फॉलो नहीं करेगा। वो किसी भी विचारधारा को अपने ऊपर दे करके तथ्य पे बात करेगा, तर्क करेगा, समझेगा। उसके लिए आप फ्रीडम ऑफ स्पीच दीजिए ना, हमें आगे आकर के अपनी बातों को रखने का मौका दीजिए। बीजेपी सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम नहीं कर रही है, एक तरह से युवाओं की मानसिकता के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। दिमाग में इतना भर दिया गया है मोदी की गारंटी, मोदी कौन सा गारंटी देके चले गए, बनारस में आकर के बड़ा काम कर लिए। मैं बता रहा हूँ बहुत प्रोटोकॉल होता रहा। ये विश्वविद्यालय के अंदर लड़की छेड़ के चले गए आईटी सेल के लड़के, बीजेपी के आईटी सेल के लड़के थे ना। और जब हम लोग आंदोलन करने उतरे, दीवार खड़ा कर देंगे। विश्वविद्यालय को बांटने की बात करना। नए जो आए हैं जैन साहब, कुलपति साहब सुधीर कुमार जैन, और एक शायद गुजरात से आया। हाँ, तो कुलपति गुजरात से आया। कुलपति गुजरात से। यहाँ के छात्रों के जो डीन है वो भी जैन है, यहाँ आईआईटी के डायरेक्टर भी जैन है। जैन होना दिक्कत नहीं है, गुजरात से आए तो हो सकता है कि एक ही जगह। यहाँ ये वाइस चांसलर जब से आए हैं तो यहाँ 10 सलाहकार का पोस्ट क्रिएट किए हैं, जिसमें 12 पोस्ट है। 12 पोस्ट में ये सब अपने जितने भी इनके चुनिंदे लोग थे उधर से वहाँ से उठा के लाए हुए हैं। 7 गुजरात से हैं। मतलब जो सुधीर कुमार जैन जी वाइस चांसलर या उनके जो कमेटी के 7 मेंबर गुजरात से आए हुए हैं, सबकी हम बातें कर रहे हैं। तो कमेटी के 7 मेंबर गुजरात से आए हैं, मतलब उनके चाहने वाले लोग, उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग को अपने कमेटी में रखे हैं। परेशानी यहाँ बायसनेस है कि आप बस गुजरात को देख के चले। यहाँ जो जितनी भी ठेकेदारी चल रही है, सफाई से लेके यहाँ जो बिल्डिंग बन रही है, उसमें यहाँ तक कि गुजरात के कॉन्ट्रैक्टर हैं। लगता है कि बनारस के कॉन्ट्रैक्टर मर गए हैं, जो इनको सिर्फ वहीं से मिल रहा है। आईआईटी वाले मामले का उस लड़की की न्याय के लिए यहाँ के छात्र संगठन लंका गेट पे धरना दे रहे थे। उसमें हम भी थे, ये भी थे। तो उस धरने प्रदर्शन में 18 लोगों पर फर्जी धाराओं में, गंभीर धाराओं में, SC ST धारा, सेक्सुअल हैरेसमेंट धारा, इन सब धाराओं में FIR कर दिया गया, जिसके भुक्तभोगी हम भी हैं, ये भी। 5 ट्रिलियन की 5वें नंबर पे इकोनॉमी पहुंच गई है ना। देश का पॉपुलेशन भी 10 साल में बढ़ गया है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि 5 कह रहे हैं अगले 5 साल में टॉप 3 में पहुंचाएं। सर टॉप 3 में पहुंचा दीजिए। नहीं सर, टॉप 3 में पहुंचा दीजिए। 80 करोड़ लोगों को अभी धान गेहूं बांट रहे हैं 5-5 किलो। कहाँ टॉप 3 में पहुंचा रहे हैं? 5 साल बाद चुनाव हो रहा है देश में। 5 साल बाद देश में चुनाव होने जा रहा है और मुद्दा में रोजगार, मोदी जी के मुद्दे में रोजगार है ही नहीं है। कहीं एक बार भी रोजगार की जिक्र नहीं करते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, इंडिया। अगर इस सरकार में पेपर लीक हो रहा है, इस सरकार और पिछली सरकार में अंतर क्या रह जाएगा? बेसिक मुद्दा हमारे लिए क्या है? पेपर ढंग से करा नहीं पा रहे, गारंटी। सर क्या इस देश में हिंदू आस्था का कोई महत्व नहीं है? देश की 80% बहुसंख्यक आबादी की कोई महत्व नहीं है। हमारे राम लल्ला बरसों से टेंट में थे, इसी सरकार ने ना लाया, भव्य मंदिर बनवाया है। अब काशी का कॉरिडोर देख लीजिए। रुक जाइए ना, उसी पे बात कर लेते हैं, मंदिरों पे बात कर लेते हैं। मंदिरों पे बात कर लेते हैं। यही लोग कहते हैं कि अस्पताल बनना चाहिए, राम मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। भाई आप सारी पार्टियां खुलेआम मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। कांग्रेस, सारी क्षेत्रीय पार्टियां, RJD, सपा खुलेआम मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। भाई हम तो तुम्हें बोलने के लिए मानव सभ्यता का विकास का सबसे पहला आपका शुभ नाम आदित्य मौर्य नाम। शिक्षा, चिकित्सा, समझ रहे ना, रोटी, कपड़ा और मकान। बीजेपी का इसमें इससे यहाँ से कोई मुद्दा ही नहीं है, समझ रहे ना। धर्म, भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, ये सब है। सभी समृद्ध देशों का अगर रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है। तो जो भाजपा क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रही है। आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते? अगर राम मंदिर बन रहा है, अगर ये सब चीजों का निर्माण हो रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं? कोई भी देश कब विकास कर सकता है? सभी लोग कब विकास करेगा? कब चाहे कि भारत पहले है विश्व गुरु बने, कब बनेगा? आप इन लोग से पूछिए कब बनेगा? जातिवाद जो है हिंदू मुस्लिम करने के बाद झूठा प्रधानमंत्री नहीं होगा तब बनेगा। जब देश का झूठा प्रधानमंत्री नहीं होगा तब देश विकास करेगा। फैम की रिपोर्ट हम ये बता। अरे भाई आप लोग सर मेहनत की बात कर रहे हैं। सर मेहनत की बात कर, हमारे इलाके छपरा, सर हमारे इलाके छपरा, हाजीपुर, आरा, बक्सर, सिवान के लड़के सुबह 4 बजे उठ के दौड़ते थे सेना में जाने के लिए। अगर मैं जानता हूँ अपने गांव के अग्निवीर के बाद सब खत्म हो गया, उनका सारा जोश खत्म हो गया। आज वो बीएड कर रहे हैं, दारोगा की तैयारी कर रहे हैं, सेना में नहीं जाना चाहे। क्यों सर? 4 साल के लिए कोई क्यों जाएगा? एक सवाल मैं यहाँ से पूछता हूँ और ये सवाल सबसे पूछूंगा, एक रोटेशन में एक सवाल, लाइन में रहिए आप। एक सवाल मैं पूछता हूँ, आइए आगे आइए आगे आइए आगे आइए आप ही से एक। अब आप फिर व्यवस्था मत तोड़िए, आप प्लीज व्यवस्था मत तोड़िए। एक मिनट ये बताओ कि इस दौर में ये एक मिनट सरकार रोजगार को लेकर कंसर्न है और रोजगार के मुद्दे को एड्रेस कर रही है, संतुष्ट हो या संतुष्ट हो?
नमस्कार दोस्तों, जब भी चुनाव के लिए, चुनावी कवरेज के लिए बनारस आता हूँ, BHU ज़रूर आता हूँ। 2014 में भी आया जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, 2019 में भी आया जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, और 2022 में भी आया जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे। अब 2024 में फिर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बनारस से लड़े, जीते और उसके बाद प्रधानमंत्री बने। तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर चुनाव लड़े थे। 2019 में प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी बार लड़े, जीते। 2024 में फिर चुनाव मैदान में प्रधानमंत्री मोदी हैं। इसलिए एक तो BHU जिसका स्वर्णिम इतिहास है, करीब करीब 112-13 सालों का इतिहास, 112-13 सही है, 108-9, 1916 का बना हुआ है, ठीक है, 108-9 सालों का इतिहास है। और उसके बाद एक बनारस जो VVIP सीट है, देश के प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र। और BHU में इसलिए आता रहा कि जब भी हम सब लोगों को, अगर मुझे अपना याद है 10वीं 12वीं में जब पढ़ता था बिहार में, तो बहुत जिक्र होता था BHU का। जिनके बच्चे, जिन परिवारों के बच्चे, जिन माँ बाप के बच्चे BHU में दाखिला लेते थे या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उनके माता पिता गर्व से बताते थे कि मेरा बेटा BHU में पढ़ता है। हम सब लोग बिहार में पढ़ते हुए, उसके बाद दिल्ली होते हुए पत्रकारिता में आज जहाँ भी हैं, तो BHU में, BHU को लेकर, BHU से पढ़ने वाले छात्र, यहाँ से निकले बहुत सारे शिक्षाविद, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं जानता हूँ। और इतना बड़ा परिसर, जो एशिया का सबसे बड़ा आवासीय परिसर है शायद, करीब 33,000 छात्र प्रति वर्ष यहाँ एनरोल होते हैं। 33,000 छात्र प्रति वर्ष। और ये परिसर कितना एकड़ में? 1450 एकड़ में परिसर फैला हुआ है। 1450 एकड़ में परिसर है। अर्धचंद्राकार की स्थिति में है ये, अर्धचंद्राकार की स्थिति में है ये, और 1916 का बना हुआ। तो इसलिए जब आप बनारस आएँ और आपको अगर थोड़ा शिक्षा में, यूनिवर्सिटी में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, उस बारे में जानने की दिलचस्पी हो, तो एक बार आदमी BHU ज़रूर आता है। तो इसलिए मैं भी BHU आया तो पता चला कि एक लाइब्रेरी है, यहाँ नहीं आ पाया था मैं पहले कभी, सयाजी राव गायकवाड़ ग्रंथावली। बताया गया कि इस लाइब्रेरी में 1 लाख से ज़्यादा, 1,10,000 या कितनी किताबें किसी ने बताया, 1.5 लाख से ज़्यादा, 1.5 लाख से अधिक किताबें रखी हुई हैं। 7,333 यहाँ पर मैन्यूस्क्रिप्ट रखे हुए हैं, ताड़पत्र वगैरह। और कम से कम 15,000 से अधिक शोध प्रबंध रखे हुए हैं, जिसे इंग्लिश में थीसिस कहते हैं। और इसका फाउंडिंग स्टोन 1927 में रखा गया था। अच्छा, 1927 का ये 1941 में ये बन के तैयार हुई थी। पहले इसके जो पुस्तकालय अध्यक्ष थे डॉक्टर SR रंगनाथन थे। और साथ ही साथ ये विश्वविद्यालय में 24/7 कार्य करने वाला एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो साल में मुश्किल से 1 या 2 बार बंद होता है। अच्छा, 24 घंटे लाइब्रेरी, 24 घंटे सेवा इसकी है। तो 24 घंटे 2 लाइब्रेरियाँ हैं। अच्छा, ये यहाँ पर ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, यहाँ पर आप बैठ के किताबें पढ़ सकते हैं। वो साइबर लाइब्रेरी, वहाँ कंप्यूटर वगैरह रखे हैं, वहाँ जाकर स्टडी। तो 24 घंटे खुली रहने वाली लाइब्रेरी है। तो मैं अभी गया, एक चक्कर लगाकर लाइब्रेरी में आया, और फिर यहाँ जो मेरे चारों तरफ आपको दिख रहे हैं, ये BHU के छात्र हैं। कोई इसमें PhD कर रहा है, कोई इसमें मास्टर्स के स्टूडेंट होंगे, कुछ और कर रहे होंगे। तो ये अलग अलग स्ट्रीम में पढ़ने वाले छात्र हैं। यहाँ परिसर में बैठकर लॉन में बहुत सारे लोग छात्र पढ़ते रहते हैं। तो मैं आया तो लगा कि ज़रा बात इन सब से करें, इन छात्रों से। चुनाव के मुद्दे अहम हैं, लेकिन उसके साथ इन छात्रों के, युवाओं के कंसर्न क्या है, क्योंकि देश में जब चुनाव हो रहा है, बहुत सारे मुद्दे उछाले जा रहे हैं, बहुत सारे मुद्दों पर भाषण हो रहे हैं, मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे भाषण हो रहे हैं, प्रधानमंत्री के, अमित शाह के, योगी के, विपक्ष के नेताओं के। उन सब के बीच युवाओं का क्या मुद्दा है, न सिर्फ चुनाव को लेकर, भविष्य को लेकर, देश को लेकर, और पूरे मुकम्मल तस्वीर अपने लिए और देश के लिए क्या सोचते हैं। तो मुझे लगा इन सब से बात की जाए। तो अब तक क्या होता क्या है, हमेशा जब आप इस तरह की किसी चौक चौराहे पर या कहीं अगर बातचीत करना शुरू करें, शुरू में 20-25 लोग होते हैं, जब कैमरा ऑन होता है तब तक वो भीड़ बढ़ती जाती है, धीरे धीरे ये गोलाई बढ़ती जा रही है। बहुत सारे यहाँ छात्र हैं, तो ज़रा एक बार सिलसिलेवार ढंग से इनसे समझेंगे। पहले तो ये बताओ, जो इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ, जो हमारे दर्शकों को थोड़ा पता चले, क्या BHU को कैसे डिफाइन किया जाए? BHU को डिफाइन इसके इतिहास के बारे में और वर्तमान के बारे में। इतिहास के बारे में यही कहा जा सकता है कि सन 1916 में इसकी स्थापना हुई थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। और अब ये कहावत ही है, जो भी मतलब कहा जाए, उन्होंने गांव में जो आसपास के गांव वाले लोग हैं उन लोगों से ज़मीन मांगी, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा विज़न लेके उन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। और उनका यह विज़न रहा है, और मुकम्मल तौर पे यह मतलब सिद्ध भी हुआ कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। और आज यह विश्वविद्यालय करीब करीब 108 वर्ष अपना तय कर चुका है, जो कि मतलब अपने आप में एक बड़ा मुकाम है। आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम सौरभ है। सौरभ, आप क्या करते हो? मैं यहाँ पे शोध छात्र हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय है। आप क्या करते हो? मैं पीजी जस्ट पास आउट हूँ और 30 दिन आंदोलन करने के जुर्म में मुझे इस यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया गया है। आंदोलन? हाँ, एक पढ़ाई में आंदोलन कहाँ से? आंदोलन वहीं विश्वविद्यालय का एक बुलेटिन आई थी पीएचडी को लेके। अच्छा। तो उसमें ऐसा मानक था कि जो जेआरएफ बच्चे होते हैं उनको 5 नंबर दिया जाएगा, नेट के बच्चों को 0 वैल्यू था। तो उसी को लेके हम लोग आंदोलन किए। 20 दिन बाद हमारी बात मान के और फिर हमें सस्पेंड कर दिया गया। तो फिर उसके बाद मुकदमा हुआ? हाँ, उसके बाद केस कराए। मुकदमे के बाद इन्होंने सस्पेंड किया तो मैं माननीय न्यायालय में गुहार लगाया हूँ। न्यायालय इनसे पूछा है, 3 सप्ताह का जवाब मांगा है, 3 सप्ताह के अंदर। अच्छा, चलो उस पर बात करेंगे, क्योंकि वो विषय अचानक आपने एक नया विषय इंट्रोड्यूस किया जिसके लिए मुझे अंदाज़ा नहीं था। क्योंकि मैं ज़रा आप लोगों के मुद्दे समझना चाहता हूँ, युवाओं के तौर पर अलग अलग स्ट्रीम के लोग पढ़ने वाले होंगे। आप क्या पढ़ाई करते हो? आप यूनिवर्सिटी के ही हो? जी जी। क्या किया है आपने, क्या करें? मैंने अभी पीजी कर रहा हूँ मैं। हाँ, जो है कि प्रयोजनमूलक हिंदी से पत्रकारिता है उसको कहते हैं। आप? सर मेरा पीजी में पास आउट हूँ, बौद्ध धर्म संबंधित में छात्र हूँ और सोच छात्र बनने को प्रयासरत हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है। आपका? मेरा सौरभ। आपका? सर मेरा नाम अवनीश है। क्या करते हो अवनीश आप? सर मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ, ज्योग्राफी ऑनर्स। एक तो गर्मी इतनी है कि एकदम पसीने से लथपथ हैं, शाम को भी हैं, 7:30 बज रहे हैं, उसके बाद इतनी गर्मी है। तो शिवम ये बताओ, मैं तो आया था, जैसे आप 12th कहाँ से किया आपने? मैंने 12th सर गाजीपुर से किया, मैं गाजीपुर का छात्र हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ आए। हाँ। तो इस परिसर में, और जैसे अभी किसी ने बताया कि यहाँ स्टूडेंट का कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं है, या 20, 25, 30 साल से शायद कोई स्टूडेंट का इलेक्शन नहीं होता है यूनियन का। नहीं होता है ना? नहीं होता है 94 के बाद। तो यहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी होती है कि नहीं हो? यूनियन अगर नहीं है तो सर, तो यूनियन नहीं है तो अभी तो पॉलिटिक्स का कोई सवाल उठता नहीं है। पर यहाँ पे अलग अलग, जैसे कि ABVP के कुछ जो मेंबर है वो अभी भी मतलब एक्टिव रहते हैं। लेकिन ABVP के ही रहते होंगे, और भी संगठन और भी रहते हैं। ऑफिशियली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अच्छा। और कई संस्थाएं हैं, जैसे NSUI है, भगत सिंह छात्र ये सब अनऑफिशियल अपना कार्य करते हैं। स्टूडेंट विंग इस तरह से एक इकाई बनाकर। और ये तो मेरे ख्याल से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहीं भी ऐसा स्टूडेंट यूनियन अब सभी जगह सुचारू मतलब एक समायोजित रूप से खत्म किया जा रहा है हर जगह छात्र। तो ये बताओ, क्या कांग्रेस की ही देन है? क्या चीज़? 2009 में जब यूनिवर्सिटी एक्ट आया था तो उसमें उन्होंने साफ कहा था कि जो यूनिवर्सिटी परिसर में अंडर द यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस आप कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। और उसी का खामियाजा भाजपा ने उसी को और मजबूत करते हुए सारे जगह से स्टूडेंट यूनियन हटा दिया। शुरुआत कांग्रेस से हुई। शुरुआत कांग्रेस सर, क्योंकि जितनी भी 5 न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांग्रेस के टाइम मनमोहन सिंह सैंक्शन किए थे, आप वहां जाकर देख लीजिए कि स्टूडेंट यूनियन का नाम निशान नहीं है। तो ये बताओ, जैसे स्टूडेंट यूनियन ना होना उससे नुकसान है या फायदा है कि चलो पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, छात्र पढ़ने लिखने में व्यस्त हैं? नुकसान ये है कि जैसे अब जो स्टूडेंट है, हमारी बातें हैं तो उसको हम लोग मजबूती से रख नहीं पाते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें ना। क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार पांडे। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस BSc के स्टूडेंट हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के। तो जैसे कि अब प्रोफेसर हैं, चाहे पूरा का मैनेजमेंट है, तो गलती सिर्फ स्टूडेंट से नहीं, उन लोग से भी होती है। लेकिन उनकी गलती जो है, अब स्टूडेंट मजबूत नहीं है, वो आवाज़ नहीं उठा पा रहा, अपनी बातों को नहीं रख पा रहा है, तो ऊपर लेवल वो लोग गलती कर ले रहे हैं और उसका कोई सामने नहीं आ पा रहा है। और हम अपनी बातों को, जैसे कि यहाँ पे ये है कि 75% अटेंडेंस जो है वो मस्ट होता है। तो क्या होता है कि कई बार चीज़ें जो हैं, जैसे कि कोई प्रोफेसर है, वो अपने हिसाब से अपने लड़कों को देख करके वो दे देगा, कुछ लड़कों को कम कर देगा। तो इसमें जो है हम लोग का नुकसान होता है, हम लोग को दौड़ना पड़ता है, एग्ज़ाम आ गया तो एडमिट कार्ड नहीं है, तो ऐसे दिक्कत होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें। तो ये सबसे बड़ी नाम बताओ पहले। जी, मेरा नाम शशि भूषण यादव है, मैं बलिया से आता हूँ। यहाँ मैं यूजी चल रहा है सेकेंड ईयर कंप्यूटर एप्लीकेशन से। सबसे बड़ा दिक्कत ये स्टूडेंट यूनियन ना होने का, विश्वविद्यालय का तानाशाही रवैया। जो यहाँ के आला अधिकारी हैं, जो ऊंचे पौधे पर बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में जो है तुगलकी फरमान छात्रों के ऊपर डाल दे रहे हैं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है। आप बताइए, विश्वविद्यालय में कर्मचारी संघ हो सकता है तो छात्र संघ क्यों नहीं हो सकता है? छात्र संघ, उनको पता है कि अगर छात्र संघ हो गया यहाँ पे तो कहीं ना कहीं छात्र मजबूत हो जाएंगे। वो चाहते नहीं कि छात्रों को मजबूत करे। जिस दिन छात्र मजबूत होगा, अपने हक की बात करेगा, वो अपने अधिकारों की बात करेगा, वो उनके मनचले जो रवैया है दबाने का काम है उनको विरोध करेगा। वो नहीं चाहते हैं कि वो छात्र यहाँ पर मजबूत हो। आज अगर आप देख लीजिए, जहाँ पे छात्र अगर प्रोटेस्ट करता है, आप एक दिन बैठ जाए, 2 दिन बैठ जाए, तीसरे दिन आप पे लंका थाने पे FIR ना हो जाए तो आप कहिए। लगातार बैठे रहते हैं आप पे, तो आपके ऊपर इतनी धाराओं में FIR किया जाए कि आप पे गुंडा एक्ट भी लग सकता है।
और सीधे तौर पर देखा जाए विश्वविद्यालय के जो आला अधिकारी जो यहाँ पे वाइस चांसलर हैं, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से छात्रों को भी दबाने का काम किया जा रहा है। छात्र अपनी आवाज़ नहीं, आप छात्रों से मिलते नहीं हैं। किस विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर छात्रों से नहीं मिलता, आप ये बताइए। लगभग हर जगह मिलते हैं, लेकिन यहाँ के विश्वविद्यालय के जो वीसी सर हैं पता नहीं कब आएंगे, किससे मिलते हैं। कभी आए तो शायद भाई हम आए थे, हम 2 साल से हैं यहाँ पे, हमारे जानने में शायद एक बार चाय वो पी लिए थे, कभी छात्रों के बीच आके बस वही उसके। ये बताओ, नाम भी नहीं पता होगा लोगों को। जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ें हुई थी ना, अभी वो लड़की के IIT में कांड हो गया, तो ये सारी चीज़ें तो वो आते भी नहीं है। अब वो अच्छा, इस परिसर में, ठीक है, उस पर भी आते हैं। इस परिसर में क्या क्या है, कितने स्ट्रीम, क्या क्या पढ़ाई होती है? मेडिकल भी है, इंजीनियरिंग भी है। जैसे कि जो BHU उसके बारे में बताओ। BHU को ये बोला था कि जो BHU मेन यूनिवर्सिटी है, इसमें IIT नहीं आया था। IIT अलग है, IIT BHU अलग है। मेडिकल की परीक्षा होती है, लेकिन कैंपस से बाहर है। नहीं, कैंपस में ही है। आप यहाँ जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ से 100 मीटर आगे जो IIT की बाउंड्री शुरू हो जाती है। बाउंड्री नहीं, वो कैंपस में ही है, लेकिन उसका प्रॉक्टर भी अलग है, उसकी सारी चीजें अलग है। VC एक ही है। अच्छा, एक ही VC है, वो VC एक ही। IIT जो था महामना जी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। बाद में जब IT कॉलेज था, जो बाद में पंजाब सिंह के समय में इस तरीके का प्रावधान लाया गया कि IIT से भी फंड होगा तो थोड़ा सा विकसित हो जाएगा। और स्ट्रीम के बारे में कुलगीत यहाँ का है कि विविध कला, अर्थशास्त्र, गायन, गणित, खनिज, औषधि, रसायन। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। फिर से रिपीट करो। विविध कला, अर्थशास्त्र, गायन, कला, अर्थशास्त्र, गायन, गणित, खनिज, औषधि, रसायन। विविध कला में खनिज, औषधि, रसायन। प्रतीचि, प्राची, कामेल, सुंदर, यह विश्वविद्या की राजधानी। तो सारे विषय बता दिए इसमें सारे विषय हैं। तो ये 2 बातें हैं, मुद्दों पे थोड़ा सा हम आ जाएं। महामना स्वयं कुलपति थे, और महामना की जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ कि महामना के कुलपति होते हुए जब विश्वविद्यालय कोर्ट में बात आई कि फ़ी बढ़ा दी जाए, तो महामना ने कहा कि थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी को फ़ायदा हो सकता है, आपके पास धन आ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ही जो तय है उस फ़ी को लोग दे नहीं पाते हैं। जो ग्रामीण तबके के लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं। लेकिन थोड़ा सा यूनिवर्सिटी की आर्थिक उन्नति के कारण हम उनको नहीं मार सकते, जो हमारी नींव है। ये साहब आज 3री बार फ़ी बढ़ा दिए। ये साहब मतलब नए जो आए हैं, जैन साहब, कुलपति साहब, पूरा नाम सुधीर कुमार जैन। और ये शायद गुजरात से आया। हाँ। तो कुलपति गुजरात से आया। कुलपति गुजरात से, कुलपति गुजरात से। यहाँ के छात्रों के जो डीन है वो भी जैन है, यहाँ IIT के डायरेक्टर भी जैन है। नहीं, जैन होना दिक्कत नहीं है, गुजरात से आए तो हो सकता है कि एक ही जगह। ना, और गुजरात में भी क्यों दिक्कत है? अगर गुजरात से आए तो गुजरात से दिक्कत नहीं है। गुजरात के देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात से गृह मंत्री। इस विश्वविद्यालय की स्थापना समारोह में भाषण देने गांधी आए थे, तब भी गुजरात था। तब तो अलग बात है कि अब गुजरात दूसरे कारण से जाना जाता है। तो परेशानी यहाँ बायसनेस है कि आप बस गुजरात को देख के चले। यहाँ जो जितनी भी ठेकेदारी चल रही है, सफाई से लेके यहाँ जो बिल्डिंग बन रही है, उसमें यहाँ तक कि गुजरात के कॉन्ट्रैक्टर हैं। लगता है कि बनारस के कॉन्ट्रैक्टर मर गए हैं, जो इनको सिर्फ वहीं से मिल रहा है। यहाँ ये वाइस चांसलर जब से आए हैं तो यहाँ 10 सलाहकार का पोस्ट क्रिएट किए हैं, जिसमें 12 पोस्ट है। 12 पोस्ट में ये सब अपने जितने भी इनके चुनिंदे लोग थे उधर से वहाँ से उठा के लाए हुए हैं। 7 गुजरात से हैं वहाँ पे। लगभग 7 लोग जो हैं वो गुजरात से हैं। अच्छा, बड़ी यूनिवर्सिटी है सर। लड़कों को छोड़िए, लड़कियों को भी रहने के लिए पूरा हॉस्टल नहीं है। आप थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिए सर। सबकी तरफ घुमाइए कैमरा। सबकी तरफ घुमा दीजिए। 108 साल की यात्रा के बाद विश्वविद्यालय, मैं इस विश्वविद्यालय का कर्जदार हूँ, कर्जा खाया हूँ और आजीवन रहूँगा। लेकिन हम ऐसी वैचारिकी को प्रोह नहीं करते, वो ऐसा पालन नहीं करते। आप किसी भी छात्राओं को नहीं बुला पाएंगे जो ऑन कैमरा बात कर पाएँ, क्योंकि हमने वैसा माहौल ही क्रिएट नहीं किया। हम उनको बराबर उसी तरीके से रखे। यहाँ के साथ अभी जो IIT में कांड हुआ था, उसके बाद हॉस्टल के गेट पे चिपका दिया गया कि कोई भी लड़का न्यूज़ मीडिया के सामने नहीं जाएगा। अच्छा, इस तरीके की उपेक्षित दृष्टि है छात्राओं के प्रति, यहाँ के छात्रों के प्रति। छात्र एक दिन आंदोलन करे, तुरंत स्टैंडिंग कमेटी बिठाइए, बुलाइए, उनको जलील करिए, और नहीं तो मुकदमा करा के FIR कॉपी उनके घर भेज दीजिए। जेल भी जाते हैं? हाँ, खूब। आप भी गए? अभी हाल में गए थे। विवोक के कुछ लड़के जो अपने क्लासरूम के लिए लड़ रहे थे, 60 से ज़्यादा बच्चे थे, 60 पे मुकदमा करा दिए ये वाइस चांसलर, और कोर्स ख़त्म कर दिए यहाँ से। अब मिलते नहीं, और लड़का धरना दे के मर जाए, लेकिन कहे कि वाइस चांसलर साहब से मुझे 2 मिनट बातें करनी है,
एकदम नहीं। अगर आप विरोध में बोलते हैं, यहाँ पर अगर पीएचडी एडमिशन में जो अनियमितताएं हो रही हैं उसके विरोध बोलते हैं, यूजी पीजी के एडमिशन में जो अनियमितताएं हुई अगर उसके विरोध बोलते हैं, किसी प्रोफेसर के विरोध में बोलते हैं, तो सबसे पहले आपको डिबार कर दिया जाएगा। जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे उपाध्याय भैया हैं, इन्होंने आंदोलन किया पीएचडी को लेकर, इनको डिबार कर दिया गया। अगर हम आपको बताएं तो पिछले 1.5 सालों में यहाँ पर पीएचडी एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई है। ये बताओ, बहुत मैं सुनता हूँ वीएचयू में कि यहाँ आंदोलन हो रहा है, यहाँ धरने पर बैठे हैं, इस आर्ट्स ब्लॉक में यहाँ, तो इतना आंदोलन क्यों होता है यहाँ, जरा समझना चाहो। और जबकि स्टूडेंट यूनियन नहीं है तो ये आंदोलन कैसे स्वतः स्फूर्त होता है, क्यों होता है, क्या नारा? 3-4 लोगों से बात करो, थोड़ा पीछे चौराहा पे जाएंगे तो हम पिछले 5 दिनों से एक धरना कर रहे हैं जो हॉस्टल से रिलेटेड है, जिसमें बिरला ए, LBS और बिरला सी के छात्र सम्मिलित है। ये आंदोलन इसलिए चल रहा है क्योंकि हॉस्टल इस बार CGPA व्यवस्था पे वो लोग अलॉट करने के लिए चक्कर में है। हालांकि अगर देखा जाए तो CGPA व्यवस्था ख़राब नहीं है, लागू करने का तरीका ख़राब है। अगर देखा जाए तो हम लोग, मेरा नाम सुंदरम राय है और मैं इंग्लिश ऑनर्स का छात्र हूँ, प्रथम वर्ष का। पूरी करिए बात। तो देखा जाए तो जो पिछला हम लोग का सेमेस्टर है, मैं प्रथम वर्ष का छात्र हूँ, हम लोग का सेमेस्टर स्टार्ट हुआ फर्स्ट सेमेस्टर अक्टूबर में। 5 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद हम लोग का प्रथम सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट की जाती है लगभग नवंबर से। नवंबर दिसंबर की पढ़ाई की जाती है जिसमें क्लासेस लगभग 30 दिन चलती हैं। उसके बाद प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा संपन्न कर दी जाती हैं, भले ही सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो। उसके बाद प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएँ लगभग 1 महीने से 1.5 महीने चलती हैं। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में महज 20 दिन की क्लासेस चलती हैं और सेकेंड सेमेस्टर का पेपर समाप्त चल रहा है अभी फ़िलहाल में। और इसके बाद और उसके बाद अगर आप CGPA पे हॉस्टल अलॉट करेंगे तो कोई बच्चा कैसे अपना CGPA ला पाएगा। और उसके साथ साथ ही हॉस्टल फीस में, जो पहले हॉस्टल फीस था वो 1180 रुपये था और वो अब बढ़ा के 2800 या 2800 के करीब कर दिया गया, 2875 रुपये, जो 143% का इंक्रीमेंट है। ये कब हॉस्टल फी बढ़ी है? ये इसी साल बढ़ी है। और हॉस्टल फीस इंक्रीमेंट से भी हमें परेशानी नहीं है, अगर आप उस हिसाब से अपनी व्यवस्थाओं को भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप हॉस्टल में चले जाएंगे तो वाटर कूलर के पास आपको कुत्ते पानी पीते हुए दिख जाएंगे, जो कि उनकी भी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए लेकिन अलग से। तो ऐसा व्यवस्था है इस यूनिवर्सिटी का। अब ये बताओ, जैसे हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? VT पे वो बोल रहा था कुत्ते को पानी की व्यवस्था की जाए, वो VT पे, अरे वो VT में सांड दौड़ रहा था, वो दुकान में घुस गया, लगा तोड़ फोड़ करने की। क्या दौड़ रहा था? सांड, बंदर, सांड सब तो आ जाते हैं कैंपस में। सांड तो पूरे यूपी में हर जगह दौड़ रहा है। तो वो ये है। एक मिनट काशी विश्वनाथ शंकर भगवान की नगरी है तो सांड और बैल दिखने आम बातें हैं। नहीं, लेकिन वो अव्यवस्था भी है, ऐसा नहीं है, अव्यवस्था भी है। लेकिन एक मिनट थोड़ा पीछे जाओ, एक मिनट। मैं जरा कंसर्न यहाँ के स्टूडेंट का, कैंपस का कंसर्न जानना चाहता हूँ। कैंपस का जो मेन कंसर्न है, मेरा नाम आदेश गुप्ता है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। ओके, ठीक है। यहाँ का जो मुख्य मुद्दा है, समय पर सारी चीज़ें सुव्यवस्थित तरीके से पारदर्शिता पूर्वक कराई जाए। इंटरव्यू में बेटा आप भी आ सकते हो, क्योंकि लड़कियों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, बल्कि आपकी 2-4 और फ्रेंड्स हैं उनको भी बुलाइए। थोड़ा जेंडर बैलेंस भी होना चाहिए। यहाँ इतने लड़के हैं, लड़कियाँ आए आगे। आप बेटा आगे आइए। इंटरव्यू में डिस्क्रिमिनेशन, प्लीज आप आगे आइए, आपसे भी बात करें। इंटरव्यू में किया जा रहा है डिस्क्रिमिनेशन। एक मिनट ऐसे डिस्टर्ब होगा, प्लीज साइलेंस। इंटरव्यू में किया जा रहा है डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि कोई छात्र अगर, प्लीज आप लोगों से आग्रह है, साइलेंस थोड़ा सा। हाँ, PhD के इंटरव्यू में किया जा रहा है डिस्क्रिमिनेशन। किसी नेट पर 0 नंबर, JRF पर 5 नंबर, वो भी नंबर शो न कराना, आपके अच्छे रिटर्न और अच्छे इंटरव्यू होने के बाद भी कम मार्क्स दिए जाने, थीसिस के आधार पे या रिसर्च प्रपोजल को लिखवाने के आधार पे कम नंबर दिया जाना, ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है रिसर्च कमेटी द्वारा या जो भी पैनल बैठ रहे हैं, उस पैनल को पारदर्शी तरीके से लाया जाए। हमें गांधी के द्वारा दिए गए भाषण से न दिक्कत है और न जैन जी के यहाँ कुलपति होने से दिक्कत है। हमें गांधी के सामाजिकता अपनाना चाहिए, न कि जैन जी के व्यापारीवाद। 143% जो जैन मतलब जो सुधीर कुमार जैन वाइस चांसलर, जी वाइस चांसलर, या उनके जो कमेटी के 7 मेंबर गुजरात से आए हुए हैं, सबकी हम बातें कर रहे हैं। तो कमेटी के 7 मेंबर गुजरात से आए हैं, मतलब उनके चाहने वाले लोग, उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग को अपने कमेटी में रखे हैं। जो 143%, हम जैसे छात्र मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, 29 साल के होने के बाद MA BEd 5 बार नेट, टेट, सीटेट,
CCC सरकार की सभी जो मानक परीक्षाओं को पास करने के बाद पेपर सेटिंग धांधली के मारे हुए छात्र यहाँ रिसर्च कर रहे हैं। समय से फेलोशिप को न दिया जाना, आप 8 महीना पर देंगे, गाइड के द्वारा कुछ परेशानियाँ किए जाना, इस तमाम मुद्दों को, हॉस्टल की फीस को बढ़ाना, इस सभी चीज़ों को सारगर्भित तरीके से बैठ के इसके लिए क्या स्टूडेंट यूनियन और हमारे बीच एक कोऑपरेशन होगा कि हम अपनी बात तड़िक चालक या सेफ्टी वॉल के जरिए अपनी बातों को वाइस चांसलर या रिसर्च कमेटी तक पहुंचा सकें। लेकिन एक कमेटी को ना होना, कोई छात्र, अगर मैं अपनी बातों को अच्छे से रख रहा हूं, कल को धरना बैठूंगा, मुकदमा लिखाना तय है, जेल जाना तय है, मीडिया बाइट के माध्यम से फोटो लेके हमारे नंबर कम किए जाने तय हैं। अच्छा, मतलब ये भी हो सकता है कि आप लोग बोल रहे हो सबके आ जाए कि सब कौन बोल रहा है? छोटे भाई जो बता रहे हैं, जो मीडिया बाइट करने के बाद नंबर कम किए जाने, उनको मुकदमा लिखवाना, सस्पेंड करवाना, तमाम बातें हैं। तो अपनी बात को हम न अच्छे से कह पाएँ तो महामना की जो बगिया है, इसके जो उत्तरोत्तर वृद्धि में एक दाग लगाया जा रहा है। और ऐसे भी देखो, छात्र आंदोलन, उसके छात्र आंदोलन के गर्भ से जेपी आंदोलन निकला। 1974 में आपको पता होगा, गुजरात में हॉस्टल की फीस की बढ़ोतरी, मेस में जो होता है उसमें फीस की बढ़ोतरी को लेकर 74 में चेमन भाई की सरकार थी और वहाँ से लड़ाई शुरू हुई छात्रों की। और उसके बाद वो लड़ाई जेपी उसमें कूदे और बिहार में फिर वो लड़ाई, और उसके बाद क्या हुआ 75-77 वो इतिहास है। तो हम जैसे लोग उद्योग और इस चीज़ों की बात नहीं कर रहे, अपने बेसिक जो शिक्षा हमारी बेसिक होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अगर हमको समय से नहीं मिलेगा तो हमारी एक समावेशी विकास नहीं होगी। हम देश के विकास में कुशल मानव संसाधन के रूप में अपनी भूमिका को अदा नहीं कर पाएंगे। अर्थात यहाँ पढ़ने वाले पता करेंगे, लगभग 10 में से 9 बच्चे, 8 बच्चे बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, जिनकी मिडिल इनकम इतनी है कि बस वो जी खा सकते हैं। उनके लिए फीस को 1100 से 2800 करना, लगातार वैकेंसी न आना, कोई जॉब न होना, हम कहाँ से पैसा भरेंगे? और दूसरी बात 1100। और दूसरी बात ये, आप अपना नाम बताओ। शिवम कुमार। एवं स्टाइल में रहने का नहीं सर, वो जा रहे थे ना एग्जैक्टली। तो सर ये क्या सुन रहे थे इसमें? नहीं, वो सर एक्चुअली लाइब्रेरी में ऑडियो साइलेंट रखना पड़ता है। ऑडियो बुक सुन रहे थे या नहीं? मैं गाना सुनता हूँ लेकिन हमेशा नहीं। जब चलो मुद्दे पर आते, कोई बात। तो सर जैसे बोले कि सर हॉस्टल का फी बढ़ा देना, लोग वहाँ भी सर्वाइव कर जा रहे हैं। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, जिसके की और इंटरेस्टिंग फैक्ट सर, इसके 70% बच्चे बाहर ही रह रहे हैं। और सर अगर आप लंका जाओ, बहुत वीआईपी एरिया, चित्तूपुर जाओ, बहुत गंदा एरिया है। 70% जो सर आप अभी नहीं, मैं कह रहा हूँ इस यार लड़के रहते हैं यार, कोई बात नहीं, इनका मत है, कोई बात नहीं, मैं उस मुद्दे पे नहीं कह रहा हूँ भैया, मत कर सही बोल रहा है, इनको अपना मत रखने दो, कोई बात नहीं, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कोई बात भैया। मैं जिस मुद्दे पे बोल रहा हूँ ना, बोलो। मेरा मुद्दा यह है कि अभी जो लाइन कट रही है, बच्चे यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे सर लाइब्रेरी में सीट नहीं मिल रही है। बगल में लाइब्रेरी बन रही है, काम उसका बहुत दिनों से रुका हुआ है, लोगों को रोज़ दिक्कत हो रहा है। आज मैं 12 बजे आया, मुझे अब तक सीट नहीं मिला, मैं बस उसके बाद मैं गुस्सा के जा रहा था। और ये इतना बड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने में ये सर रेसिडेंशियल है, उसमें भी 70% बाहर रह रहे हैं। जैसे ये बोले यहाँ पे सर मिडिल जो क्लास है उससे भी लोअर होते हैं, तो सर वो कहाँ से रेसिडेंस कर पाएंगे? समझ रहे हो? हॉस्टल में उनको दिक्कत हो रहा है, जो बाहर रह रहे हैं, खाना का, फिर रहना, फिर आना जाना। इतने बड़ा यूनिवर्सिटी में सर आप पैदल भी नहीं चल सकते, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी चाहिए, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो ये हाँ सर, आपका नाम बताइए। अनिरुद्ध सिंह सर। हाँ, क्या आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से मास्टर करता हूँ सर। थोड़ा पीछे भी रहना, पीछे भी रहना। हाँ, उधर भी आएंगे। हाँ सर, एमएससी करता हूँ, एमएससी केमिस्ट्री। मेरा सर ये कहना है कि कमोवेश सारे डिपार्टमेंट्स में ये है सर कि यहाँ पे जातिवाद हावी है एकदम। हर एक डिपार्टमेंट में देखिए, वो कह लीजिए हमारा डिपार्टमेंट हो केमिस्ट्री या आर्ट्स का डिपार्टमेंट हो या सोशल का हो, वो एक वर्ग वहाँ पे बैठा हुआ है और वो सारी डिसाइड करता है छात्रों को कैसे लेना है और कैसे अपॉइंटमेंट्स होंगे। इवन असिस्टेंट प्रोफेसर इनके पदोन्नति कैसे होगी वो डिसाइड होता है। और कहीं ना कहीं एक मानसिकता से आते हैं जो नागपुर के कह सकते हैं, तो वो वाली मानसिकता से प्रोफेसर भरे हुए हैं, HOD भी, यहाँ के जो डीन डायरेक्टर सारे। तो इस मानसिकता से जब तक हमारी यूनिवर्सिटी ऊपर नहीं आएगी तब हम JNU या उससे हमसे अच्छा केमिस्ट्री में तो HCU कर रहा है। JNU को तो पहले से वो लोग कहते हैं टुकड़े गैंग वालों का। वो एक नैरेटिव बनाया गया है सर, ऐसा कुछ नहीं है। JNU बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है, वहाँ बहुत अच्छा काम होता है, वो हमसे अच्छा है। हम लोग भी अच्छा हो सकते हैं, लेकिन हम लोग एक कहीं ना कहीं उस मानसिकता से, आप लोग पीछे बहुत बात एक कह सकते हैं सर, उसको रूढ़िवादी मानसिकता उससे ग्रसित हैं। और हमको हम सबको मिलके निकलना होगा कहीं ना कहीं। हम यदि बेटा 1 मिनट, अब आपसे बात करूंगा, 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट उसको रोकना बेटा। जैसे सर एक बात है कि जैसे अगर एक कम्युनिटी को लगता है कि उसके प्रति भेदभाव हो रहा है,
तो वो भी एक ऐसे भाव में आ जा सकते हैं कि हाँ हम हमारे प्रति हो रहा है तो हम एक ग्रुपिंग जिसको कह सकते हैं सर, तो ग्रुपिंग होने लगती है, एक लॉबी बन जाती है कि ये प्रोफेसर है, यहाँ तक कि सर रीजन के बेस पे भी है हमारे डिपार्टमेंट में, तो खास करके ये बंगाल का है, बंगाल का प्रोफेसर हैं तो सारे ग्रुप हो जाएंगे, और ये तो गुटबाजी और जातिवाद में तो जाति बटी हुई है, प्रोफेसर में भी, प्रोफेसर्स में भी, फैकल्टी में भी, छात्रों में भी, है। तो ये चीज इससे हमारा बट ये तो जातिवाद तो क्या समाज का वो विद्रूप चेहरा है जो कहीं भी है। हाँ, पर यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है। सही बात। अब आता हूँ, एक मिनट। हाँ बोलो सर, हम बहुत डिप्रेशन में हैं। इसलिए क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरी साइकिल चोरी हो गई है 2 दिन से, समझ लिए हम लाइब्रेरी नहीं आ रहे हैं टेंशन में, हर रोज साइकिल चोरी होती है, रोज लड़का डिप्रेशन में जा रहा है, उसका कोई सुविधा नहीं है सर यहाँ पे। अब ये ऐसी समस्या है कर रहा भाई, इतने लोग खड़े हैं, सब लोग चंदा दे के इसकी साइकिल खरीद। नहीं सर, चंदा नहीं चाहिए हमको सर, हर रोज हर लड़के का साइकिल चोरी, कोई सुविधा ही नहीं है सर। इसका तो हम मान लिए इनको चंदा भी दे देंगे, लेकिन ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं सिक्योरिटी कितना गंदा है। ठीक, हम इनको पैसा से इनको साइकिल खरीदवा देंगे, लेकिन जो लड़की के साथ मोलेस्टेशन हुआ वहाँ पे हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो ये सिक्योरिटी का सबसे बड़ा कंसर्न है यहाँ पे, बहुत बड़ा कंसर्न है। एक ही लड़की है यहाँ भी। आप क्या बेटा क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कनक यादव है और मैं यहाँ पे BA सोशल साइंस से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ओके, आपके क्या कंसर्न है यूनिवर्सिटी कैंपस में? यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है। हाँ। कुछ मतलब कि जहाँ कुछ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। तो जैसे कि क्लासेस का इशू है कि प्रोफेसर पढ़ाने नहीं आते टाइम पे, और मार्क्स भी मतलब कम मिलते हैं, और लाइब्रेरी का सीट का जो इशू है वो तो सबको पता ही है कि इतनी गर्मी हो रही है, और मतलब हाँ बाहर सब लोग घूम रहे हैं, अंदर बैठने की सीट्स नहीं मिलती, और ये काम रुका हुआ है यहाँ का। और ये कह सकते हैं कि मतलब गंदगी भी बहुत ज़्यादा है, हर हॉस्टल के बाहर कूड़ा जमा रहता है, उठता नहीं जल्दी, महकता रहता है, तो वो भी कुछ हो सकता है। कंसर्न है, ठीक है। अब जरा पीछे हटिए एक बार, फिर से वापस थोड़ा घेरा बड़ा करिए, एक बार थोड़ा आराम, एक मिनट पहले आराम से बात करेंगे, थोड़ा घेरा बड़ा करिए ताकि सब लोग से बात करें, ऐसी व्यवस्था बनी रहेगी तभी बात होगी। फेलोशिप का सर, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम सूर्यभान सिंह है, मैं शोध छात्र हूँ, अभी सोशल वर्क सामाजिक कार्य से शोध छात्र कर रहा हूँ। अभी सर सबसे जेन्युइन जो समस्या शोध छात्रों का है, शोध छात्रों का है कि फेलोशिप अभी भी 8,000 रुपये ही शोध छात्रों की है। 2 महीने आंदोलन चला, उसके बाद भी कोई उस पर और बड़ा आंदोलन चलता रहता है BHU में। नहीं सर, समस्याएं भी बड़ा वही मैं बहुत बार सुनता हूँ। 33,000 छात्रों का संस्था है, तो आंदोलन कहीं ना कहीं तो चलता ही रहेगा। लेकिन ये जो शोध छात्रों के साथ जो मतलब आज की महंगाई के हिसाब से 8,000 रुपये में वो अपना जीवन नहीं कर सकता है। आप सोचिए कि शोध कौन करता है, एक उम्र के ऊपर जब जाता है तो शोध करने के लिए वो आता है, उस समय घर की भी समस्याएं आती हैं, दायित्व आता है, घर के प्रेशर लेके वो कर रहा है। अगर 8,000 रुपये मिलेगा तो कैसे उसमें करेगा। और ये पिछले उसके बाद से कई बार JRF का बढ़ चुका है, मगर नेट का नहीं बढ़ा रहे हैं। अभी आंदोलन हुआ था, एक कमेटी बनी, उसके बाद कोई क्या रिपोर्ट हुआ कुछ पता नहीं चलता है, और बैकडोर से ये पता चलता है कि कुलपति ने बोला है कि नेट वालों के छात्रों को अब नहीं लेना है। तो ये कुलपति से बहुत लोगों की नाराजगी यहाँ है, वो भी मैं सरकार से देखिए बोलना चाहेंगे। सर मेरा नाम प्रदीप कुमार मिश्र है। एक मिनट रुके। मेरा नाम प्रदीप कुमार मिश्र है, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, डिपार्टमेंट ऑफ संज्ञाहरण। सबसे बड़ी समस्या यह है एक तो स्कॉलरशिप की, चूँकि हम जो रिसर्च का कार्य कर रहे हैं तो इसके लिए हमें पर्याप्त स्कॉलरशिप मिलेगी तभी हम कार्य कर पाएंगे। जैसे डिपार्टमेंट में बात करें, लैब की बात करें तो छोटी सी लैब, उसमें भी जगह नहीं। यहाँ पे जैसे सीट वाली प्रॉब्लम, सीट की भी प्रॉब्लम है। जैसे ये स्कॉलरशिप की बात की जाए, जब स्कॉलरशिप ठीक से मिलती है तो व्यक्ति उस पर पूरा फोकस रहता, नहीं तो फिर अदर उसका फोकस रहता है जिसकी वजह से वो कार्य नहीं कर पाता। और इसके लिए कई बार मतलब जो है सरकार द्वारा भी ये आश्वासन भी दिया गया कि स्कॉलरशिप बढ़ाई जाएगी, कई बार इस टाइप की बात रखी गई है। और पार्टिकुलर जैसे मैं संज्ञाहरण डिपार्टमेंट से आता हूँ। डिपार्टमेंट का नाम है संज्ञाहरण। संज्ञाहरण। अच्छा। संज्ञाहरण ये जो है आयुर्वेद में पूरे जितनी फैकल्टी, आयुर्वेद के जितने डिपार्टमेंट हैं सभी डिपार्टमेंट को संज्ञाहरण एनेस्थीसिया देता है आयुर्वेद में। इसके अलावा में यह योग और आयुर्वेद पे बहुत कार्य कर रहा है। एक छोटी सी लैब है, छोटा सा कमरा, उसी में स्कॉलर लगभग 12 से अधिक स्कॉलर हैं।
जो कि छोटी सी ही लैब में कार्य करते हैं, ड्रग्स का निर्माण करना और योग के लिए भी कार्य करना। हम कॉन्फ्रेंसेज हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पिछली बार आयोजित की थी डिपार्टमेंट द्वारा। हमने मर्म थेरेपी के भी क्लासेज मतलब आयोजित किए। तो यही जो है मतलब हमारे जो HOD सर हैं प्रोफेसर के पांडे सर, वो भी बहुत प्रयासरत लगे हुए हैं, लेकिन अभी सरकार द्वारा भी ये कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। चलिए ये इस पे कार्य होना चाहिए और योग आयुर्वेद पे काम होना चाहिए। एक एक करके सबकी बात सुनेंगे। आपने कहा कि आप सबकी नाराजगी VC साहब से है, हमारी हमने कहा ऐसा लग रहा है नाराजगी किसी व्यक्ति से नहीं, उसकी कार्यशैली से है। जैसे कि हमने अभी हमारा धरना का जिक्र किया, उसके दौरान हमारे एक उधर से एडमिनिस्ट्रेशन से वार्ता हुई, जिसमें हमें पता चला कि यूनिवर्सिटी ने एक मेमोरेंडम साइन किया है जिसमें उसे 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं, ताकि यूनिवर्सिटी को 1000 करोड़, ताकि उसको यूनिवर्सिटी के और फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जा सके, इसकी जो NRF रैंकिंग है उसको बढ़ाया जा सके। लेकिन उसके लिए कार्य क्या किया जा रहा है, स्टूडेंटों पे दबाव किया जा रहा है ताकि वो हॉस्टल छोड़े, पढ़ाई मतलब एक्स्ट्रा करे, वो भी क्लास से हट के, क्लास में नहीं, क्लास के बाहर यूट्यूब से पढ़े। और क्लास में पढ़ाई की भी टीचर्स नहीं आते, प्रोफेसर्स नहीं आते टाइम पे, नहीं प्रोफेसर जो है वो स्कॉलर्स को भेजेंगे टाइम पे, और अटेंडेंस के लिए आपका पेपर रोका जाएगा। अभी फिलहाल में ही 3rd सेमेस्टर में अगर देखा जाए तो सोशल साइंस में जो जियोग्राफी ऑनर्स वाले बच्चे हैं उनका पेपर रोक दिया गया, जिनका 70% अटेंडेंस नहीं है। अगर वैसे ही प्रोफेसर्स का अटेंडेंस देखा जाए तो उनका भी 70% नहीं रहता है, तो क्या उनकी भी पेमेंट रोक देनी चाहिए? यहीं पे अगर हम अपनी IIT की देखें तो वहाँ पे प्रोफेसर्स की रैंकिंग मतलब रेटिंग किया जाता है कि रेटिंग का अर्थ ये है कि अगर आप क्लास में जाएंगे तो बच्चे आपकी पढ़ाई के हिसाब से आपको रेट करेंगे कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं। वैसी ही व्यवस्था हम इसमें भी जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका यहाँ पे विगत कुछ एक एक करके सबको मौका दूंगा, एक एक करके। यहाँ पे विगत कुछ महीनों पहले एक हत्या हुई थी। यहाँ पे एक स्कॉर्पियो वाले ने एक कर्मचारी को धक्का मार दिए थे, जिसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी, जिसके विरोध में सारे छात्रों ने लंका पे गेट पे विरोध प्रदर्शन किया। और उसके बाद यहाँ के वाइस चांसलर ने PSI बुला के छात्रों को लंका से खदेड़ते हुए बेरहम जैसे मारा। और उसके बाद जब सारे छात्र निकल के प्रोटेस्ट किए तो उसके बाद छात्रों ये क्या बोलते हैं, जो वहाँ की पुलिस प्रशासन थी और जो मतलब की प्रोक्टोरियल बोर्ड थी, वो बिरला ए छात्रावास में, जो कि UG का है छात्रावास है, वहाँ पे घुस के उन लोगों ने ये क्या बोलते हैं, जो अपाहिज अपंग हम लोग के दिव्यांग जो छात्र बैचमेट थे, वो गेट तोड़ के पुलिस बेरहम से मारी, उनकी गाड़ी चूर दी, उनके व्यक्तिगत संपत्ति का हरण किया गया, उनको मारा गया। और जबकि वो छात्र जो आदमी एक चल नहीं पा रहा है खुद से, जिसको सहारे की ज़रूरत है, उसको गेट तोड़ के मारा जा रही है। उसके बाद प्रशासन उल्टा उसी छात्रावास के लड़कों पे FIR कर दिया गया। और आपको बता दूं, मैं 2022 में आया था, मेरा 400 पे ये कट ऑफ पे यहाँ पे बिरला ए छात्रावास में कम से कम भी तो आपका 260 से प्लस होगा, तब आपको हॉस्टल में। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? मैं BA 3rd ईयर का छात्र, इंग्लिश ऑनर्स। ठीक है। तो 260 नंबर आपको कम से कम रहेगा, तब आपको हॉस्टल अलॉट होता है। और जो यहाँ पे प्रोफेसर के बच्चे हैं वो 400 में 5 नंबर 10 नंबर ला के एडमिशन पाते हैं। और उसके बाद ये सब भी होता है, ये सब भी होता है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट होता है, 0 माइनस पे कट ऑफ होता है, माइनस कट ऑफ पे एडमिशन होता है यहाँ के प्रोफेसर को बच्चे। उसके बाद 260 नंबर ला के जिस लड़के को हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है, 900 भर्ती होती है पेड शीट मिला के BHU में, सिर्फ आर्ट्स फैकल्टी में, और जिसमें से 100 सीट सिर्फ 100 लड़कों को बच्चों को हॉस्टल अलॉट किया जाता है। और जिनका टॉप स्कोरर रहते हैं उन्हीं को हॉस्टल मिलता है। उसके बाद भी बिरला छात्रावास के लड़कों के अगर आप किसी प्रोफेसर के पास जाके बोलिएगा कि हम बिरला छात्रावास के, तो बोले ओ ये तो गुंडा मवाली, इस तरीके से लोग ट्रीट करते बिरला छात्रावास। चूंकि बिरला छात्रावास का आपने जिक्र किया, आप लोग फिर अनुरोध है थोड़ा घेरा बढ़ा रखिए। मैं चाहूँगा सबसे अधिक से अधिक लोगों से बात करूँ। अब जैसे बिरला छात्रावास का इसने जिक्र किया, तो मैं अभी जब आया कैंपस में इधर उधर बच्चों से बात, एक छात्रावास है जो मतलब छात्रों के एकदम मुद्दे पे हमेशा अड़ा रहता है। बाकी किसी छात्रावास में ये नहीं है कि एक उसी में यूनिटी तो एक मिनट तो मुझे 1 मिनट आ रहा हूँ। तो मुझे कई लोगों ने बताया कि एक छात्रावास हॉस्टल यहाँ बिरला छात्रावास, वहाँ के लड़के बहुत आंदोलन करते हैं,
आक्रामक रहते हैं, अंदर जो अव्यवस्था है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। आपको बात करना है तो उस छात्रावास के पास जाइए, वहाँ के बच्चों से बात करिए। लेकिन मैं आया कि चलो हम लाइब्रेरी में बात करते हैं। बिरला छात्रावास की क्या खास बात है? और कौन रहने वाला बिरला? उसी के हम लोग उसी तो सारे आंदोलनकारी उसी में रहते हैं क्या? आंदोलन देखिए सर, आंदोलन कोई बुरी चीज़ नहीं है, लोकतंत्र का श्रृंगार है आंदोलन। हमारे साथ गलत हो तो हम लोग बनारस की धरती से हैं जहाँ प्रेमचंद हुआ करते थे। हम लोग हिंदी विभाग से हैं सर। यहाँ हिंदी विभाग में हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ाए, रामचंद्र शुक्ल पढ़ाए। तो प्रेमचंद अगर कोई कहानी लिखते हैं तो उस कहानी का कतई मतलब नहीं कि मैं सदगति पढ़ के और बस किताबों में संवेदनशील हो जाऊं और गांव पे जाके दलितों के साथ वही व्यवहार करूं जो पहले से होता आया है। तो एक व्यवहार क्रिएट होता है, एक विचारों का सागर है विश्वविद्यालय। ये बस बिल्डिंग और ईंटे का घेराव तो है नहीं। सही बात, तो बहुत इसलिए सही बात कही। ये बिरला हॉस्टल की एक ख्याति है और बिरला हॉस्टल की विरासत है कि हॉस्टल किसी के गलतियों पे प्रतिकार करता है और चप के खड़ा होता है, इसलिए उसका नाम है। बाकी लोग स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं जो आप कहें वो ठीक है। आज भी देखिए बिरला के लड़के धरना दे रहे हैं। वो अभी किस चीज़ पे धरना चल रहा है? धरना वो लड़का जो हॉस्टल वाला हाँ। सभी कोर्स में लागू है, सभी सब्जेक्ट में, सभी इंस्टीट्यूट में लागू है। लेकिन बिरला के लड़के अपने जगह पे बैठे हैं, गांधीवादी तरीके से बैठे हैं, आराम से आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि अब और यहाँ पे डॉक्टर ओम शंकर सर हैं, पिछले उनका वीडियो करके आया हूँ तो इसलिए विस्तार से पता है। एक मिनट आ रहा हूँ। दो मुद्दे, जैसे जो ये IIT वाला मामला हुआ था, उसके बाद IIT वाले मामले का उस लड़की की न्याय के लिए यहाँ के छात्र संगठन लंका गेट पे धरना दे रहे थे। उसमें हम भी थे, ये भी थे। तो उस धरने प्रदर्शन में 18 लोगों पर फर्जी धाराओं में, गंभीर धाराओं में, SC ST धारा, सेक्सुअल हैरेसमेंट धारा, इन सब धाराओं में FIR कर दिया गया, जिसके भुक्तभोगी हम भी हैं, ये भी हैं। यानी इस कैंपस में, और ऐसा नहीं है कि हम इसके लिए विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को जिम्मेदार ठहराते हैं। एक विश्वविद्यालय कैंपस की, विश्वविद्यालय की अपनी एक स्वायत्तता होती है। बिना वाइस चांसलर की अनुमति के बिना यहाँ का जिला प्रशासन नहीं घुस सकता है। पूरी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार की पुलिस, केंद्र सरकार की पुलिस, दोनों की षड्यंत्रों के तहत यहाँ के छात्रों का आवाज़ दबा दिया गया ताकि BHU कैंपस की जो सुरक्षा का मामला है वो ज़्यादा बड़ा स्तर ना जा पाए। और इसका कारण पूरा देश देखा। बाद में हम लोग देखते हैं कि वो लोग कौन, वो अपराधी कौन थे। वो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के पदाधिकारी थे, वो लोग जिला कार्यकारिणी के लोग थे। इस वजह से यहाँ के आंदोलन को दबा दिया गया और निर्दोष छात्रों पर, जो लोग उस लड़की के न्याय के लिए लड़ रहे थे, उनके ऊपर FIR दर्ज किया गया, उनके कैरियर को, उनके फ्यूचर को बर्बाद कर दिया गया। आप इस मीडिया के माध्यम से इस देश से लोगों से एक गुहार लगाना चाहते हैं कि इस तानाशाही सरकार की रवैये को आप सभी लोग देखें और इस तानाशाही सरकार को नीचे झुकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। नहीं तो लोकतंत्र, महिला सुरक्षा और फीस वृद्धि की बात हुई है। सब लोग कह रहे हैं वाइस चांसलर। 2017 में हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एक्ट हेफा कौन लेकर आया? उसमें साफ साफ कहा गया कि 30% जो विश्वविद्यालय का खर्चा होगा वो विश्वविद्यालय खुद से वहन करेगा। तो जब खुद से वहन करेगा तो वो किससे वसूलेगा? हमारे और आपसे वसूलेगा। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का नोटिस है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री जब इस चीज़ के लिए फोर्स कर रही है विश्वविद्यालय को, तो वाइस चांसलर उसको लागू करने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पर खाली वाइस चांसलर तक मामला नहीं है, यहाँ पर मामला है भारतीय जनता पार्टी का और पूरी की पूरे इस प्राइवेट माइंडसेट का, कि किस प्रकार से शिक्षण संस्थानों को प्राइवेट करने का उनको। आज यहाँ सुंदरलाल में देख लीजिए, जितने भी जाँच सस्ते में होती थी उसको उस पर प्राइवेट PPP मॉडल पे लाया जा रहा है। जांच जो 200 रुपये में होते थे 400 हो गए, जो 1000-1500 में होते थे 4-4 हज़ार पे जांच हो रहे हैं। और यहाँ के हॉस्टल का फीस 3-3, 4-4 गुना बढ़ गया, एजुकेशन का फीस 4-4 गुना बढ़ गया। और एक सबसे बड़ा मामला है जिसके लिए हम लोग बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़े। देश के सभी विश्वविद्यालयों में SC ST और OBC आरक्षण उस रेशियो में लागू होता है जैसा हमारे संविधान में निर्धारित है। लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर यहाँ के छात्रावासों में आज तक OBC आरक्षण लागू नहीं किया गया। जबकि यहाँ पर हम लोग RTI लगाए हुए थे। RTI में विश्वविद्यालय का जवाब है कि OBC ग्रांट से 500 करोड़ रुपए BHU प्रशासन ने लिए हैं और उस ग्रांट से 4000 छात्रावासों का निर्माण किया गया है और उन छात्रावासों में OBC के बच्चों को जगह नहीं दिया जा रहा है। 4000 रूम या 4000 बेड? 4000 रूम है और 8000 बेड हैं। एक रूम में 2 लोग हैं। तो आप पैसा ले रहे हैं OBC फंड पर, OBC छात्रों के नाम पर छात्रावास बनाए उनके नाम पर, और जब आरक्षण देने की बारी आई तो आप
वहाँ पर खेला कर गए। 2006 से ये एक्ट लागू हुआ, 2006 से लेकर आज 2024 आ गया, ये कानून जमीनी स्तर पर नहीं मतलब चाहे यूपीए सरकार रही उधर तो वहाँ भी नहीं हुआ 8 साल और यहाँ पर भी नहीं हुआ, किसी सरकार ने नहीं किया। तो हम विश्वविद्यालय के छात्र बीएचयू में होने के नाते 4-5 मुख्य मांगे हैं हम लोगों की। एक मांग ये है कि ये जो सरकार है जो लगातार शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, हेफा जैसे कानून ला रही है जिसकी वजह से फीस वृद्धि हो रही है। एनईपी अगर हम लोग छात्र हम लोगों ने पढ़ा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को पूरा ओपन कर दिया गया है, मार्केट को विदेश से आकर के सब लोग अपना खोलें और शिक्षा का बाजार बना के रख दिया है पूरा कि कैसे। और अगर प्राइवेट हाथों में जाएगा क्या शिक्षा महंगी नहीं होगी? गलगोटिया का आप फीस उठा के देख लीजिए, एमईटी का फीस उठा के दीजिए, 50 लाख में बीए की डिग्री वहाँ पर दी जाती है। कैसे डिग्री गलगोटिया के बच्चे ने उनको कितना शिक्षा है, कितना ज्ञान है, आज पूरा देश उनको देख रहा है। तो ये फीस वृद्धि का मामला है। बीएचयू में जो लोकतंत्र खत्म हो रहा है, यहाँ के छात्रों की जो आवाज़ दबाई जा रही है, इसको हमारे वाइस चांसलर के माध्यम से, सरकार के माध्यम से इसको खत्म किया जाए और यहाँ के छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। और यहाँ पर एक डाटा है कि यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अगर उनका रेशियो निकाला जाए तो 85% ये असिस्टेंट प्रोफेसर सवर्ण समाज से आते हैं। यानी देश का जो 85% आबादी है वो 15% में सिमटा हुआ है, जो 15% आबादी वो 85%। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पीएचडी के एडमिशन से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर यहाँ पर भयंकर रूप से सवर्णवाद और जातिवाद हावी है। तो हम ये भी, आपका क्या नाम? हमारा नाम उमेश है और मैं एमए सोशियोलॉजी का छात्र हूं। अब चलिए, आपने एक अच्छा इशू उठाया, 1 मिनट रुकिएगा। अब जरा हम चूंकि विषय बदलते हैं, हम अभी तक बात कर रहे थे बाकी इशू पर, अब बात आती है कि चूंकि सरकार की भूमिका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये भी सही है कि खाली वीसी के कहने से नहीं होगा, वीसी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है और वीसी का कंट्रोल कहाँ से होता है, ये बहुत मायने रखता है। तो अब चूंकि चुनाव है, चुनाव का मौसम है, मैं ये भी कंसर्न समझना चाहूँगा, चूँकि आप सब लोग यहाँ से पास आउट करके निकलोगे, कोई एकेडमिक में जाना चाहेगा, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर में भर्ती होना चाहेगा, कोई कंपटीशन की तैयारी करेगा, ऐसे भी लड़के होंगे बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम में कर भी रहे होंगे, तो फर्स्ट टाइमर भी होंगे। तो उस नजरिया हाँ बोलिए सर। ये बात कहनी थी कि जैसे हम ये छोटे मुद्दे हैं, बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन बृहद तौर पे हम सब लोगों को ये समझना होगा सर कि जो भारत सरकार है वो शिक्षा पे जो बजट है उसकी हर साल कटौती करते जा रही है। उसका सर एक रीज़न ये है कि वो शिक्षा को इसलिए डाइल्यूट कर रहे हैं कि चीज़ों को वो बहुत ब्लाइंडली फॉलो करवाना चाहते हैं, जिससे लोगों को वो पोलराइज कर लेंगे। यदि वो शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो हम लोग सवाल पूछने लगेंगे, और हम लोग जब सवाल पूछेंगे तो हम वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं आएंगे और स्क्रॉल नहीं करके वो नेहरू और गांधी और सबको गाली देने वाला और एक कह रहे हैं माइंड में एक तरह से ब्रेन वॉश जिसको कह सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो वो इस एजेंडे को लागू करने के लिए सर वो शिक्षा पे जो बजट है उसकी कटौती करते हैं, उसका असर हर यूनिवर्सिटी पे दिखता है। वो हम ब्लेम कर लें वीसी को, हम कर लें, वो तो ठीक छोटी चीज़ है, लेकिन दिल वहाँ से रूल होता है और मेन जड़ ये है सर। एक बात, स्टूडेंट अगर पढ़ेगा तो किसी भी विचारधारा को, किसी भी पार्टी को ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेगा। वो किसी भी विचारधारा को अपने ऊपर दे करके तथ्य पे बात करेगा, तर्क करेगा, समझेगा। उसके लिए आप फ्रीडम ऑफ स्पीच दीजिए ना, हमें आगे आकर के अपनी बातों को रखने का मौका दीजिए। अगर आप विश्वविद्यालय स्तर पे अगर राजनीति को खत्म कर देंगे, यहाँ बीएचयू में कब से जो इलेक्शन बंद है, और भी महात्मा गांधी काशी हिंदू सेंटर वो भी है, वहाँ पे इलेक्शन बंद है। अगर छोटे समाज के लड़के हैं यहाँ बीएचयू में आते हैं पढ़ने के लिए, बिहार यूपी के जो लड़के हैं, अगर वो चाहते हैं कि आगे जाकर के राजनीति में, जैसे कि बहुत बड़े राजनीतिक जो राजनाथ सिंह है वो भी छात्र राजनीति से निकले हैं, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी छात्र राजनीति से हैं। तो छात्र राजनीति को ख़त्म करने का मतलब है कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के उनके विचारों को दबाया जा रहा है, और आप ब्लाइंडली किसी भी पार्टी को फॉलो करिए। बीजेपी जो है अंधभक्त इतना हम लोग सुन चुके हैं, मतलब कि हमारे कुछ दोस्त हैं, उन लोग को अगर बोल दो कि भाई ये देखो यार, ये तो फैक्ट पे आना ही नहीं चाहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मेरा एक दोस्त है, वो बोला कि मोदी चले जाएंगे ना तो हमारा हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। मोदी अगर हार गए, कांग्रेस जीत गया तो राम मंदिर पे ताला लग जाएगा। ये ऐसा मतलब कि बिना सर पैर की बातें, एक फैक्ट नहीं है, विचारों को पूरी तरीके से भैया छात्रों से बात नहीं है, जैसे कि अगर बीजेपी सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम नहीं कर रही है,
एक तरह से युवाओं की मानसिकता के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। दिमाग में इतना भर दिया गया है मोदी की गारंटी, मोदी कौन सा गारंटी दे के चले गए, बनारस में आकर के बड़ा काम कर लिए। मैं बता रहा हूँ बहुत प्रोटोकॉल होता रहा। ये विश्वविद्यालय के अंदर लड़की छेड़ के चले गए IT सेल के लड़के, बीजेपी के IT सेल के लड़के थे ना। और जब हम लोग आंदोलन करने उतरे, दीवार खड़ा कर देंगे, विश्वविद्यालय को बांटने की बात करना शुरू कर दिए लोग। किस स्तर पे ये पॉलिटिक्स, ये IIT BHU और BHU की पॉलिटिक्स बहुत पहले से होती आ रही है। और ये जो अभी VC बने हैं ना, ये भी IIT BHU का ही प्रोडक्ट है जो VC बन करके आए। छात्रों पे ही ये प्रभाव नहीं है, ये एक एजेंडा है जो आप समझ रहे हैं, जो आज से नहीं, ये जो गांधी को पाकिस्तान बंटवारे का जिम्मेदार ठहरा के जो शुरू से फैलाना शुरू किया गया, 1925 से उनकी हत्या की शुरुआत करती रही गई। तो ये एक एजेंडा है। देखिए यहाँ से पढ़ के गए 1925 तो आप जोड़ दिए चूंकि RSS की स्थापना हुई इसलिए। ना लेकिन 1925 के बाद भी मैंने गांधी की हत्या मैं एकदम अभी प्रेजेंट पर आते हैं। रुको 31 में ही बम फेंका गया, मैं उस पर नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संघ के ही स्थापना से, लेकिन संघ की मानसिकता इस तरीके से हो गई है कि जिस विश्वविद्यालय स्थापना समारोह में गांधी आके भाषण देते हैं और उस विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे जो आज महामहिम राज्यपाल बने हैं, मनोज सिन्हा का बयान देखिए, इतनी विकृत मानसिकता उस आदमी में समा गई है। कह रहे हैं गांधी कौन पढ़े लिखे थे। एक कलम चलाए और रिजेक्ट कर दिए, मतलब अपनी इंटायर पॉलिटिकल के सामने नेहरू की वकालत फर्जी कर दिए। ये हमारे मनोज तिवारी यहीं से पढ़ के गए हैं। अरे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए वो JNU का लड़का खड़ा होकर ललकार रहा है। उनकी बातों से लगता है कि वो पढ़े लिखे हैं। जिस हिसाब से वो बातें करते हैं कि मोदी, मैं मनोज तिवारी की बात कर रहा हूँ और मैं उन्हीं के गांव के आसपास से आता हूँ। रिंकिया के पापा की बात कर रहा हूँ मैं। वो यहीं से पढ़ के गए हैं। उनकी बातों में ना कोई तथ्य है ना पॉइंट है। महंगाई कैसे मोदी जी कम करेंगे? आप सांसद हैं, आप बताइए ना कैसे महंगाई कम होगी। आप ये बताइए 450 का सिलेंडर 1200 का मिल रहा है, आप 5 किलो राशन दे रहे हैं। अगर वही सिलेंडर अगर 500 में देंगे तो अगर 500 गरीब का बचेगा तो राशन खरीद सकता है जा करके। आपको राशन खरीद के देने की जरूरत नहीं है। और आप बोल रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो इस चीज को समझिए ना सर। मैं बता रहा हूँ, मैं पेट्रोल और डीजल, जब 2014 में पेट्रोल डीजल का दाम 70 से 75 रुपए के आसपास था। एक्साइज ड्यूटी लगती है पेट्रोल पर, अलग से GST नहीं लगता है। GST की मांग होती है कि पेट्रोल पर GST लगाए, वो चलिए सरकार की बात है, वो क्या करे। एक्साइज ड्यूटी डीजल पे 3 रुपया कुछ लगता है और पेट्रोल पे 8 रुपया कुछ लगा। ये बीजेपी के सरकार में 30 बार बढ़ा करके पेट्रोल का दाम जो 90 से 110 तक पहुंचाया गया। आज भी अभी मैं पहले थोड़ा कम कर दिया जाता। मैं अभी BHU, अभी तो मैं यहीं का रहने वाला भी हूँ, BHU में पढ़ भी रहा हूँ। अभी सिलेंडर का दाम 1100 कुछ रुपए का मिला था। मैं अभी 10 दिन पहले, कुछ दिन कम किया गया। अभी मैं 10 दिन पहले लेने गया था, 100 रुपया घट गया है। चलो एक मिनट सर, अभी सब कुछ लोग कह रहे थे कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो मैं कहना चाहूँगा कि देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में नहीं है। जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो खतरे में है। जब से 2014 में मोदी जी की सरकार आई है, उन्होंने एक पॉजिटिव राजनीति की है। सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चल रहे हैं। बिहार में 90 के दशक में क्या होता था? खास जाति को आप टारगेट करिए, नरसंहार करिए, खुलेआम जातिवाद कीजिए। आज है कि सबको लेकर चल रहे हैं, चाहे दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, हर क्षेत्र को लेकर के सरकार सबको लेकर चल रही है। और मतलब और विकास। सर, इस लाइब्रेरी में इतने बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग आपस में एक मिनट आ रहे हैं सर। अगर इस सरकार में भी पेपर लीक हो रहा है तो इस सरकार और पिछली सरकार में अंतर क्या रह जाएगा? बेसिक मुद्दा हमारे लिए क्या है? पेपर ढंग से करा नहीं पा रहे, गारंटी बात हो रही है सर। इसी लाइब्रेरी में सर इतने बच्चे पढ़ रहे थे रात दिन। आप लोग शोर करोगे तो मैं बंद कर दूंगा। आप शोर करोगे तो बंद कर दूंगा, प्लीज। सर, आप लोग स्टूडेंट हो, आप व्यवस्था की बात करो, आप व्यवस्था खुद फैला रहे हो। सर, यही आपके सामने लाइब्रेरी, इसमें दिन रात बच्चे इतनी यूपी पुलिस की मेहनत से तैयारी कर रहे थे, ढंग से पेपर नहीं हुआ सर। गारंटी अगर एक मुद्दा रखे, इस सरकार में पेपर लीक हो रहा है, पिछली सरकार में भी, ये नो डाउट कि हर सरकार में पेपर लीक होता था। तो इसमें उसमें अंतर क्या रह जाएगा सर? हम कैसे चुनेंगे कि वो सरकार सही थी, ये सही थी? इसमें भी लगा हाल ही घटना है, बिहार में अभी 5 लाख नौकरी बांटी गई है। रुक जाए यार, 3 महीने के अंदर 5 लाख नौकरी बांटी गई है। कौन सा पेपर लीक हुआ है? कौन सा पेपर लीक हुआ है? 5 लाख नौकरी मिला है ना? सैकड़ों बच्चे इसी लाइब्रेरी से सेलेक्ट हुए हैं सर। इसी लाइब्रेरी से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए बिहार में जाकर? आप लोग तेजस्वी जब तक थे 5 लाख नौकरी दिए, पेपर लीक नहीं हुआ।
जब नीतीश आई इसमें पेपर लीक, यूपी पेपर लीक, अब बताइए करे क्या? 50-60 लाख फार्म पड़ रही है, लड़के क्या करे? 5-18 के बाद वैकेंसी आई है कांस्टेबल की, 60 लाख पड़ी है, पेपर लीक, एज उम्र चला गया, कब कराएंगे पता नहीं। इन लोग मुद्दा बस मंदिर बनवाएंगे, धर्म पे राजनीति करेंगे, लड़के क्या करेंगे? हम लोग पकौड़ा तलेंगे। सबसे बड़ी बात, आते हैं आपके हम लोग प्रजा यहाँ के। क्या नाम है आपका? प्रिंस है, फिलोसफी स्टूडेंट, दर्शन साहब। चलो अपनी बात खत्म करो, सबसे बात करो, आप लोग से हाथ, आप लोग पहले बात पूरी होने दिया। हम लोग प्रजा है, जो गवर्नमेंट यहाँ की मतलब पीएम, वो यहाँ के राजा नहीं हुए। पहली बात, प्लेटो है एक दार्शनिक, को बोल गए जो यहाँ का राजा हो दार्शनिक बुद्धिवादी होना चाहिए। क्या है ये? पढ़े लिखे कुछ होना चाहिए, युवाओं को समझना चाहिए क्या है मुद्दा, क्या चल रहा है। इनका अलग जुमला चलता है इनका, लड़के कहाँ जाएंगे? व्यवस्था में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में भी राजा चुनना है। चाहते हैं। आपकी मानसिकता ये है, स्टेटमेंट दिया उस पे चाहिए, वो बुद्धिवादी बोला। एक छोटा सा पॉइंट मैं कहना चाहूंगा भैया, एक छोटा सा पॉइंट, जैसे कि बहुत लोग कह रहे हैं कि मोदी जो है देश के राजा हैं। हम लोग क्लास 8वीं में सिविक्स के बुक में पढ़े थे कि डेमोक्रेसी में जनता राजा होती है और प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हो इस देश के नौकर है। ये जो दिमाग में डाला जा रहा है कि मोदी इस देश के मोदी तो खुद को प्रधान सेवक करते हैं। प्रधान सेवक वो कहते हैं, उनके चमचे क्या बोलते हैं, उनके चमचे क्या बोलते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये मेरा भाई बोल रहा है कि धर्म के नाम पे इलेक्शन वोट नहीं देंगे। मैं बोल रहा हूँ प्रेमानंद महाराज जी जो है, बहुत आप लोग जानते होंगे, उनका कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो देखा, उन्होंने कह रहे थे कि वो लोग अधर्मी है जो धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं। धर्म हमेशा भी व्यक्तिगत मामला होना चाहिए। सर मैं आप लोग को भी मेरी एक बात, आराम से इनको बोलने दो सर, सब अपनी बात को। अच्छा एक मिनट सबको बात करने दो। रुकिए, अगर भाजपा धर्म के नाम पे लोगों को बांट रही है, अगर हम कांग्रेस का मेन एजेंडा उठा के देखें, जो 2024 का चुनाव होने वाला है, उसका मेन एजेंडा क्या है? उन्होंने अपनी जो उनका मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। ये क्या है? ये क्या लोगों को विकृत नहीं किया जा रहा है? लोगों को बांटा नहीं जा रहा है जातिगत? अगर सुनिए एक मिनट जातिगत जनगणना तो जाति के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी भागीदारी के लिए, एक मिनट, वो धर्म के आधार पर बांटना और जातिगत जनगणना दोनों अलग। अच्छा अगर बताइए, अगर सुनिए, अगर हम कहें मतलब जातिगत, अगर हमको पता रहे कि कहाँ पर कौन सी जाति के लोग ज्यादा हैं, कहाँ पर कौन सी जाति के लोग कम हैं, अगर ये हमको अगर स्पष्ट रूप से सबको पता चलेगा, तो क्या आपको नहीं लगता है कि लोगों के बीच में मतभेद उत्पन्न होगा? क्या लगता है कि सब कुछ जैसे समान रूप से? एक मिनट सुनिए, एक मिनट चुप रहिए। आप लोग अभी तक बोले हैं, एक मिनट बोलने दीजिए, अपनी बात करना, आप उत्तर पूरा दे लेने दीजिए। अगर आपको यहाँ पे पता रहे, पीछे हट के बोलो। अभी जैसे उन्होंने भैया ने वो एक आए थे अभी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर 85% से अधिक जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो स्वर्ण जाति से बिलोंग करते हैं। तो ये क्या, ये उनकी मानसिकता उनकी विकृत हुई कि नहीं हुई? पहले मेरा उत्तर तो सुन लीजिए, आप चुप रहिए, बोलने दीजिए, पहले पूरा बात सुन लीजिए। अरे भाई, लेकिन अगर आबादी है, आबादी के हिसाब से भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं? इसलिए एक मिनट, भागीदारी होनी चाहिए। पहली बात, जो लोग पीछे हैं उनको आरक्षण दिया गया है कि नहीं आरक्षण दिया है? उसके बाद आरक्षण प्राप्त करने के बाद यदि आप लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ये सरकार की गलती है कि आप लोगों की गलती है? अभी एकेडमिक उसमें फैकल्टी का जिक्र कर रहे थे कि उसमें अगर ज्यादा लोग हैं तो बात करने, अभी हम कह रहे हैं, अभी IIT बॉम्बे ने 0% SC/ST लोगों का चुनाव किया, 0% SC/ST फैकल्टी है। क्यों है? इससे तो अभी सुनिए, इसके आप पे मोदी जी सफाई दे के अभी परेशान है, इससे मत जाओ। जवाब देना चाहते हैं, इन्होंने कहा सर एक बात मेरा, सर क्या सर अब आप लोग अव्यवस्था कर रहे हो, आप लोग थोड़ा इधर हटिए। अव्यवस्था नहीं, आप एक मिनट एक करके थोड़ा पीछे हटिए, एक करके मैं ही बोलूं सर, क्या इस देश में हिंदू आस्था का कोई महत्व नहीं है? देश की 80% बहुसंख्यक आबादी की कोई महत्व नहीं है। मत बोलिए। हमारे राम लल्ला बरसों से टेंट में थे, इसी सरकार ने ना लाया भव्य मंदिर बनवाया है। अब काशी का कॉरिडोर देख लीजिए,
उसके बनने से कितना ज़्यादा पर्यटन बढ़ा है, पूरे देश विदेश से लोग देखने आ रहे हैं। तो मोदी जी जब से 2014 से आए हैं, राहुल गांधी नहीं है कि किसी सोने के चम्मच से दूध पिए हैं। मोदी जी एक छोटे से परिवार से उठ के आए हैं और देश का प्रधानमंत्री बने हैं, और एक मजबूती से पूरी मजबूती के साथ देश की सरकार को चला रहे हैं, और पूरे विश्व में डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी जी का। इसका जवाब बुनियादी मुद्दों पर काम होना चाहिए। ये लड़का जैसे बोल रहा है कि मोदी जो है वो राम मंदिर बनवा दिए। कौन बोल रहा है मोदी जी राम मंदिर बनवा दिए? अगर नहीं, मैं बोल रहा हूँ नहीं, अरे भाई रुको, कोर्ट से फैसला है सर। आप भी इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। पहली बात कि ये मंदिर वाली बहस में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता था, हम तो आए थे। ये मुद्दा ही नहीं है, ये लोग ऐसे ही, ये लोग सर ये मुद्दा ही नहीं है, ये लोग ऐसे ही भटकाते हैं। थोड़ा पीछे ऐसा है, देखो यही लोग कहते हैं कि अस्पताल बनना चाहिए, राम मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। भाई आप सारी पार्टियां खुलेआम मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, कांग्रेस, सारी क्षेत्रीय पार्टियां, आरजेडी, सपा खुलेआम मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। भाई हम तो तुमको बोलने के लिए ये मंदिर मस्जिद पे जो है भटकाने का काम है, भटकना नहीं। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है सर, बात नहीं होगी तो किस मुद्दे पे बात? भारत जो है 10 साल में हर इंडेक्स में नीचे आया है। हमारा जो रुपया है अफगानिस्तान के करेंसी से नीचे आ गया है, ठीक है, बांग्लादेश से भी नीचे आ गया। 5 ट्रिलियन की 5वें नंबर पे इकोनॉमी पहुंच गई है ना। देश का पॉपुलेशन भी 10 साल में बढ़ गया है, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि 5 कह रहे हैं अगले 5 साल में टॉप 3 में पहुंचाएंगे। सर टॉप 3 में पहुंचा दीजिए। नहीं सर, रुक जाओ यार, टॉप 3 में पहुंचा दीजिए। 80 करोड़ लोगों को अभी धान गेहूं बांट रहे हैं 5-5 किलो, कहाँ टॉप 3 में पहुंचा रहे हैं? अगर आपके घर में आदमी खाने के लिए नहीं, आप 5 ट्रिलियन और 5 नंबर 1 पे पहुंचा दीजिए। यहाँ गरीब को खाने के लिए पैसा सरकार दे रहा है। यहाँ पे गरीब गुरबा के पास अभी भी इतनी शिक्षा नहीं है, इतना रिसोर्स नहीं है कि वो अपना खाने पीने का व्यवस्था खुद कर पाए। मैं राहुल गांधी के भी इस स्टेटमेंट से बहुत खुश नहीं हूँ कि हम 10 किलो देंगे, वो 5 किलो दे रहे हैं तो 10 क्यों देंगे? आप ऐसा व्यवस्था करिए वो 10 किलो अपने बूते पे कमा सके ना, ऐसी चीजें करिए ना। सर अगर राम मंदिर बन सकता है तो लाइब्रेरी भी तो एक्सटेंड हो सकता है। इतने छात्र हैं बीएचयू में सर, सुबह 5-6 बजे उठो, आओ यहाँ तक बन ही रहा है, महीनों से बन रहा है। वहाँ तक सर 5 साल बाद चुनाव हो रहा है देश में, 5 साल बाद देश में चुनाव होने जा रहा है, और मुद्दा में रोजगार, मोदी जी के मुद्दे में रोजगार है ही नहीं है। कहीं एक बार भी रोजगार की जिक्र नहीं करते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, इंडिया, ये कोई बात नहीं होती है। हम एक छात्र के अनुसार हमारी जो मांग है, हमारी मांग है रोजगार होनी चाहिए। कहते हैं पकौड़े तलो, मैं पीएचडी करके पकौड़े तलूंगा, कहेंगे कि इतना रोजगार प्रकट हो गया। तो इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि आवश्यकता क्या है। सभी वर्गों की उस प्रकार की आवश्यकता है, हर वर्गों को पे ध्यान देना चाहिए। ये सिर्फ 80 करोड़ लोगों पर राशन बांट दिए वो ठीक है, मगर ये मूलभूत इससे माननीय सांसद हैं मनोज तिवारी नाम है उनका, अभी उत्तर पूर्वी दिल्ली से उन्होंने चुनाव लड़ रहे हैं। उस आदमी को इतनी जानकारी नहीं है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया, 80 करोड़ लोगों को मैं राशन दे रहा हूँ। एक इनकी केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम स्मृति ईरानी है, भारतीय जनता पार्टी की। वो 80 करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर निकाल चुकी हैं। तो स्लिप ऑफ टंग होगा। और 80 और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि मनोज तिवारी जी से जब पूछा गया, और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश की जो संस्थाएं हैं उसको खत्म किया जा रहा है, ना कोई डेटा रिलीज हो रहा है। आखिर आदमी बोले तो बोले क्या? बेरोजगारी का डेटा, बेरोजगारी का डेटा न अभी तक कोई सिस्टमेटिक ढंग से रिलीज हो रहा है। इतनी इलेक्शन कमीशन सेलेक्टिव केसेस में ध्यान देता है और सब पे ध्यान नहीं देता है। जब संस्थाएं खत्म हो जाएंगी तो फिर ये हम जो बात कर पा रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, जो हम बात कर पा रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये आवश्यकता है कि सरकार बदले इस बार, और एक अच्छे मुद्दे पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो देश के युवा हैं, सर जो देश के युवा हैं वो इस बार बदलाव चाहते हैं, क्योंकि वो क्या कह के आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, ऐसे कई नारे दिए थे, लेकिन वो सब पर अपने नारों पर ही विफल है। 2 करोड़ रोजगार की बात करके आए थे प्रतिवर्ष, और 2 करोड़ रोजगार की बात, वहाँ पे 1000 रोजगार की बात। जब रोजगार के नाम पर उनसे सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। हाँ, फिर इसके बाद
हमने कभी भी 75 साल कांग्रेस ने राज किया, हमने कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा कि वो 75 साल नहीं 10 साल से तो ये 62-63 साल उन्होंने कभी भी इतना झूठ खुले मंचों से नहीं बोला कि वो दरभंगा एम्स की बात करते हैं। दरभंगा एम्स बगल में बिहार में जाके बोलते हैं दरभंगा एम्स बनाया है। हाँ, इतना झूठ बोलते हैं। और फिर इसके बाद वो शिक्षा के नाम पर, मतलब कि शिक्षा के नाम पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है और गलगोटिया जैसे यूनिवर्सिटी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्राइवेट है, उसको कौन सरकार उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब जैसे जब यहाँ पे शिक्षा क्या कहते हैं कि जब फीस वृद्धि होगी तो छात्र कहाँ जाएगा? छात्र ये छोड़कर विश्वविद्यालय जाएगा, प्राइवेट में ही जाएगा। तो इस प्रकार ये देश को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर इस बार परिवर्तन नहीं हुआ तो ये देश को बर्बाद कर देंगे। और ऐसा ना हो कि कल हमारे स्कूल का मॉनिटर भी क्या कहते हैं कि भाजपा का, तो वो तो जैसे भाजपा पार्टी है वैसे कांग्रेस है, तो अगर हो क्लास का मॉनिटर भी हो जाएगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ जो भारतीय जो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं, या धर्म है, या मंदिर है, विश्वनाथ कॉरिडोर है, या राम मंदिर है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में भाजपा इतना भी काम नहीं कर पाई है कि वो राम मंदिर और विश्वनाथ कॉरिडोर और जगन्नाथ कॉरिडोर और मथुरा और जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं या जगन्नाथ कॉरिडोर, जो भी कॉरिडोर हैं, उनके ऊपर ये वोट मांग रहे हैं। इन्होंने 2014-2015 में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और पता नहीं 1000 तरीके के जो जुमले हैं जो जनता के बीच की, और उसके बाद झूठ तो ठीक है, आप प्रधानमंत्री हैं, आप झूठ बोल रहे हैं और उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं आप। मतलब झूठ बोल के सीधे से खारिज कर देना कि ये तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये सबसे अहम मुद्दा है सर, सबसे अहम मुद्दा है कि अगर आपने 10 साल में कोई काम नहीं किया है, अगर आपने काम किया है तो राम मंदिर मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। अगर आपने बेरोजगारों के लिए काम किया हो, आपने 2014 में वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार पर ईयर, अगर आपने उन 2 करोड़ की जगह 10 लाख भी रोजगार दिया होता तो आप गिनाने की 10 लाख से ज्यादा दिया है केंद्रीय उसमें नियुक्तियों में, हालांकि खाली है वैकेंसी, लेकिन वैकेंसी खाली है सर। अभी जो है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें 30 लाख नौकरियों की बात हो रही है। जैसे ही सरकार बनेगी तो सर अभी तो मैनिफेस्टो ये मतलब ये कंडीशन है। अगर आपने काम किया होता और वो मौका मिले तो माइक तो आने दो पहले, अगर आपने काम किया होता और धरातल पे काम किया होता तो आपको राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे बात नहीं करनी होती। एक मिनट सुन लीजिए। अभी भैया ने साफ कहा कि 10 साल, एक मिनट, भैया ने कहा कि 10 साल में भाजपा इतना भी काम नहीं कर पाई है कि भाजपा को वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा हो। अब हम मुद्दों की बात करते हैं। राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि हम हटा देते हैं। आप कहेंगे कि धर्म की बात हो रही है, मैं धर्म की बात नहीं करूंगा। धर्म को हटा के सभी बातें होंगी। एक मिनट आप सुन लो सबका बात। अभी देख लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। अभी इन्होंने कहा कि राम मंदिर से भारत का विकास नहीं हो पाएगा। हम एक तो बहुत ही साधारण सा उदाहरण लेना चाहूंगा कि स्विट्जरलैंड काफी समृद्ध देश, आप लोगों को पता होगा। यूएसए काफी समृद्ध देश, आप लोगों को पता होगा। दुबई लेटेस्ट में अगर 2016 के बाद से उठा के देखे 2024 तक अगर किसी देश ने सबसे ज्यादा विकास किया तो उसका नाम यूएई है। यूएई का सबसे ज्यादा विकास क्यों हुआ है? कोई उत्तर दे सकता है इसका? टूरिज्म से। एक मिनट आप चुप रहिए। टूरिज्म से अगर किसी देश का विकास देखना है तो आप उठा कर देख लीजिए जितने भी समृद्ध देश हैं। एक मिनट बोलने दीजिए। सभी समृद्ध देशों का अगर रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है। तो जो भाजपा क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रही है। आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते? अगर राम मंदिर बन रहा है, अगर ये सब चीजों का निर्माण हो रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं? तो उससे हमारा पेट नहीं भरेगा। आप सुनिए एक मिनट। आप इसका सवाल क्या उत्तर में देते? सुनिए एक मिनट। लेकिन आप लोग अगर एक सवाल करके, राम तो अयोध्या में पैदा हुए थे। एक एक करके राम तो अयोध्या में पैदा हुए, थोड़ा पीछे हट गया। राम तो अयोध्या में पैदा हुए थे। अयोध्या का डेवलपमेंट हो गया। अरे भाई आपके पास नहीं रुक जाइए ना, उसी पे बात कर लेते हैं। मंदिरों पे बात कर लेते हैं। रुक जाइए, मंदिरों पे बात कर लेते हैं। यही सर, राम तो अयोध्या में पैदा हुए थे, ठीक है। राम मंदिर अभी बना है। हम लोग जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ से मात्र 50 से 60 किलोमीटर दूर मुंडेश्वरी माता मंदिर है, कैमूर जिला में। वो भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है।
40 में से 39 सीट जो है बिहार से एनडीए जीत के गई थी। क्या किए हैं मोदी जी? वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में ही खाली मंदिर बनेगा, बिहार में मंदिर नहीं बनना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी जाते हैं पटना रैली करने के लिए, अपना बोइंग वाला हेलीकॉप्टर काहे नहीं लेके गए? काहे छोटका हेलीकॉप्टर में गए थे? बोइंग वाला जहाज होता है। हाँ, बोइंग वाला जहाज काहे नहीं लेके गए? मैं हेलीकॉप्टर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि लोग हंसे। अच्छा। हंसे ऐसे ही नहीं मैं बोल रहा हूँ। बोइंग वाला जहाज काहे नहीं लेके गए? छोटका जहाज, पटना एयरपोर्ट का भी इतना वो नहीं है जो कि उस प्रदेश की राजधानी है कि वहाँ बड़े बड़े हेलीकॉप्टर जहाज उतर सके। चलिए अब और आप बात करते हैं एक करके आप ये तीनों चारों समझ। देखिए अभी देश के सामने राहुल रंजन, देश के सामने अभी बड़ा समस्या जो है बेरोजगारी है। आप पिछले कुछ एग्जाम रेलवे के एग्जाम के देख लीजिए, तो रेलवे के एग्जाम दिलाने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसका आप लोगों से प्लीज आप हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा सिस्टम बना। रेलवे के एग्जाम देने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसका हम लोग जो है फॉर्म निकलवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, रिजल्ट के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग जितने भी पीछे वैकेंसी, अब देखिए रेलवे का प्राइवेटाइज हो रहा है, वो बड़ा वैकेंसी जो था रेलवे में आता था और रेलवे प्राइवेटाइज की ओर जा रहा है, तो वैकेंसी आएगा 18 के बाद जेई जो है जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी नहीं आया है। रेलवे में कोई वैकेंसी अभी तक नहीं आया और वैकेंसी आ रहा था 5000 वैकेंसी। अभी तक रेलवे के इतिहास में इतना कम वैकेंसी कभी नहीं आया। तो रोजगार जो है बड़ा समस्या। जब तक देखिए भजन तब होगा जब खाना खाएंगे, पेट भरा ही नहीं रहेगा तो भाई भजन कब करेंगे? भूखे भजन ना हो, भजन ना होके। हाँ, तो ये बड़ा समस्या। उसके साथ साथ आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो भाई टूरिज्म डेवलप कीजिए, लेकिन साथ साथ देश का विकास जो है, जनता जब तक भूखे रहेगी देश का विकास, हर वर्ग जब तक नहीं विकसित होगा तो देश का विकास। तो कह रहे 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं ताकि भूखे ना रहे। वही तो। और देश के आप धर्म के आधार पर ऐसे ही बोला जाता है कि धर्म के आधार पर वोट, जाति के आधार पर वोट नहीं, संविधान अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन यहाँ पर धर्म के आधार पर भी राजनीति हो रही है। किसी देश के मानव सभ्यता का विकास का सबसे पहला, आपका शुभ नाम? आदित्य मौर्य नाम। शिक्षा, चिकित्सा, समझ रहे ना, रोटी कपड़ा और मकान। बीजेपी का इसमें इससे यहाँ से कोई मुद्दा ही नहीं है, समझ रहे ना। धर्म भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान सब है। रही बात, एक महोदय बोल रहे थे कि मतलब टूरिज्म से देश का विकास होता है, बड़ा विकास हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या चीन में कौन सा टूरिज्म है, जापान में कौन सा टूरिज्म है? एक मिनट, चीन में क्या चीन टूरिज्म के माध्यम से बढ़ा है? जापान टूरिज्म के माध्यम से बढ़ा है? चीन दूसरी चीज। हमारा घर बलिया है, ठीक है महोदय, बलिया के छोड़ दे, हम यही यदि एक्सीडेंट हो जाते हैं तो चिकित्सा पे बात कर रहे हैं, यदि हम यही एक्सीडेंट हो जाते हैं तो ट्रामा सेंटर में जगह नहीं है कि हम वहाँ एडमिट हो सके। बात समझिए, बलिया से लोग किसी का हार्ट अटैक हो जाएगा तो मतलब चिकित्सा की बात करें, हर जगह चिकित्सा की बात नहीं कर रहे हैं, बढ़िया अस्पताल की बात नहीं कर रहे हैं, विद्यालय की बात नहीं। विद्यालय में महंगाई बढ़ती जा रही है। ये जितने भी लोग हैं आप समझ गए हो कितने मैंने बेरोजगार हैं, ठीक है, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार चाहिए, ठीक है। विश्वविद्यालय में आने के लिए तमाम जो है कि पसीना एक करते हैं, ठीक है। यहाँ एडमिशन होने के बाद जो है कि सर देश का तभी विकास हो सकता है जब आम जनता पहले अपना माइंडसेट बदलेगी। लोगों के अंदर तो पहले जातिवाद भरा है, पहले जातिवाद नहीं निकालेंगे माइंड से, देश का विकास। लोग कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन से मतलब देश का विकास, कोई भी देश कब विकास कर सकता है? सभी लोग कब विकास करेगा? कब चाहे भारत पहले है विश्व गुरु बने, कब बनेगा? आप इन लोग से पूछिए कब बनेगा? जातिवाद जो है हिंदू मुस्लिम करने के बाद झूठा प्रधानमंत्री नहीं होगा तब बनेगा। जब देश का झूठा प्रधानमंत्री नहीं होगा तब देश विकास करेगा। बोलने का अधिकार नहीं है सर। एक मिनट सुनिए सर, अभी भी SC ST को जो है अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है, खुल के जो है। अभी क्या किसी को मतलब कितना भी कहें, लेकिन SC ST अभी भी सर खुल के अपनी जाति नहीं बता, दूसरे को नहीं बता सकता सर। क्या अभी मतलब रहा है वो जेल में जा रहा है। चाहे हेमंत सोरेन जी को देख लीजिए, केजरीवाल जी को देख लीजिए, तमाम पत्रकार साथी जो जेल में चले गए। भी राष्ट्र बने हैं, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, कितना उसका विकास हुआ है? आप जो है हिंदू राष्ट्र का बात जो भी करते हैं, धर्म के आधार पर जब भी धर्म का मुद्दा, सांप्रदायिकता मुद्दा लोगों के सामने आएगा, तब वहाँ पर शिक्षा पीछे जाएगी, वहाँ पर स्वास्थ्य पीछे जाएगा, वहाँ पर रोजगार पीछे जाएगा, वहाँ संपूर्ण देश का विकास पीछे जाएगा। वहाँ पर सारे के सारे मुद्दे पीछे चले जाते हैं। वो बदलेगा कैसे?
हम आम जनता को अपना माइंडसेट बदलूंगा, अपने पार्टी के अपनी जात के वाले को वोट देने के लिए रेडी हो। अभी आपकी जाति खड़े आप सब कुछ भूल के देश विकास होगा कि नहीं, उसी को वोट देने जाएंगे। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से एक एक करके बात करो भाई, इनको बात करने तो फिर आपका उस पार्टी को नहीं जी, हमको अपना माइंडसेट बदलना है। हम कोई अभी निर्दलीय बंदा खड़ा हो रहा है चुनाव में, अब उसे जिताएंगे, पार्टी बेस मेरे पार्टी का उसको जिताएंगे, कोई भी जिताएगा। पहले अपना माइंडसेट बदलना होगा तब जाके राम मंदिर कॉरिडोर। और दूसरी बात, जो लोग बेरोजगारी जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, कितने बंदों के अंदर स्किल है, जिसके अंदर स्किल जॉब पड़ी है। प्राइवेटाइजेशन जरूरी है देश का विकास के लिए, पूरी नहीं लेकिन जरूरी है, 50% जरूरी है। इसको जितना जल्दी समझोगे, सेक्टर डेवलप, IT कितने लोग को IT, कितने लोग को IT ऐसे चला जाऊंगा। अगर आप लोग ऐसे बात करोगे, देखो एक मिनट ऐसी ऐसी बहस के लिए तो मैदान है। दो बात कर दूं, एक मिनट, लेकिन दो मॉडल होते हैं, बाकी लोगों दो मॉडल होते हैं डेवलपमेंट के। एक मॉडल होता है समाजवादी मॉडल, दूसरा मॉडल होता है पूंजीवादी मॉडल। जब पूंजीवादी मॉडल की आप बात करते हैं, जिस विकास की आप बात कर रहे हैं, उसकी सच्चाई अगर आप उठा के देखेंगे, वो दरअसल 5% पूंजीपतियों का विकास होता है जिनका जेबा भरा जाता है। और जब सोशलिस्ट मॉडल की बात होती है तो देश के मजदूर, किसान और देश के जितने भी मेहनत करने वाले लोग हैं, तब उनकी बात होती है। यह सोशलिस्ट मॉडल होता है। और किसी भी देश का, आपका शरीर तब विकसित नहीं होता है जब आपका हाथ बहुत लंबा हो जाए। आपका शरीर तब विकसित है जो आपके शरीर के सारे अंग सही तरीके से काम कर रहे हो। तो हमारे विकास का पैमाना यह है कि सभी विकास करें, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, महिला। प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, आप कहना चाहते हैं प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो देश विकास कैसे करेगा? ज्यादातर देशों में प्राइवेटाइजेशन है, ज्यादातर देशों में। आराम से देश के विकास करिए, देश के विकास करिए। ज्यादातर देशों में प्राइवेटाइजेशन है। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट हम ये बता। अरे भाई आप लोग एक साथ, आप लोग ज्यादातर देशों में सब कोई चुप ही नहीं हो रहा यार। वंदे भारत में टिकट कर सकते हो, उतना महंगा उसका टिकट है। तुम भी रुको यार। ज्यादातर देशों में सर प्राइवेटाइजेशन है, फुल लेसेज फेयर कैपिटलिज्म पर काम करता है। हम क्या देखते हैं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 1% मात्र जो लोग हैं वो 43 से 44% रिसोर्सेज पर कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं। इसके अलावे जब वो 1% लोग 44% रिसोर्सेज पर कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं, और यही ठीक इंडिया में भी है, तो उनको उतना टैक्स भी देना पड़ता चाहिए। लेकिन हम देखते क्या है कि टैक्स वो लोग ज्यादा दे रहे हैं जिनकी संपत्ति 60% भी नहीं है। सारे लोगों की मिला करके जितनी संपत्ति 99%। इसके अलावा सर एक मिनट, किसानों की आय जब ये बात होती है, MSP लागू करने के लिए सरकार ने इतना किस किया, किसानों को रोक दिया, किस तरीके करने 2016-17 में इसने चुटकी बजा करके वेल्थ टैक्स को समाप्त किया, चुटकी बजा करके कॉर्पोरेट टैक्स को 30 से कम करके 18% पे लेकर के आई। इससे किसका विकास हो रहा है? प्लीज अब एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा आगे पीछे जाओ तो करण, आप पीछे जाओ। मैं एक बहुत शोर शराबा बहुत हो गया है और 1 घंटे से ज्यादा हो गया। इधर भी कोई रिकॉर्डिंग चल रही है, इधर भी कोई रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। आप जैसे कोई बात नहीं। अब एक सेकंड, एक सवाल मैं यहाँ से पूछता हूँ और ये सवाल सबसे पूछूंगा। एक मिनट, रोटेशन में एक सवाल, लाइन में रहिए आप। एक सवाल मैं पूछता हूँ, आइए आगे आइए आप ही से एक। अब आप फिर व्यवस्था मत तोड़िए, आपने प्लीज व्यवस्था मत तोड़िए। एक मिनट ये बताओ कि इस दौर में ये एक मिनट, सरकार रोजगार को लेकर कंसर्न है और रोजगार के मुद्दे को एड्रेस कर रही है, संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो? नहीं, हम असंतुष्ट हैं क्योंकि रोजगार को लेके ये सही नहीं कर पा रहे हैं, इनकी नीतियाँ नहीं बना पा रहे हैं। हाँ, आपको लगता है कि रोजगार को लेकर काम हो रहा है सरकार? रोजगार को लेकर वर्तमान गवर्नमेंट जितना काम कर रही है वो अपर्याप्त है। हालांकि जो पिछली कुछ सालों की परिस्थिति को देखते हुए वो अपर्याप्त है।
सरकार इससे बेहतर कर सकती बस है। कट शॉर्ट में छोटा जवाब चाहिए। रोजगार के मुद्दे पर ये सरकार जो काम कर रही है वो सही है या नहीं? हम असंतुष्ट हैं। हाँ, असंतुष्ट हो सर, असंतुष्ट हैं, इसमें लिए उस सरकार को और पर्याप्त काम करना चाहिए। छोटा सा जवाब। बिल्कुल असंतुष्ट सर, असंतुष्ट। तो रोजगार के मोर्चे पर सरकार फेल है? यस, बिल्कुल फेल है सर। रोजगार के मोर्चे पर सरकार फेल है या पास है? पूरी तरह से फेल है सर। बिल्कुल फेल है सर, बिल्कुल फेल है सर। पास है सर, पास है। चलो आगे आओ, आगे आओ। आप ये एक छोटा जवाब, चूंकि आपने कहा ये 6 लोगों ने कहा रोजगार के मोर्चे पर सरकार फेल है, आपने कहा पास है, इसकी व्याख्या जैसे होता है ना, सप्रसंग व्याख्या करें। 60 सेकंड में बताइए कैसे। सर मेरे साइड गांव में वहाँ किसी को नौकरी नहीं मिल रही थी आज से 10 साल पहले, पर जो इसमें मेहनत करेगा उसको पूरा चांस है कि उसको नौकरी मिलेगी, और वो भी पूरा फेयर एंड फाइन, बहुत ही फेयर मिलेगी। गाँव में पूछ रहे? आजमगढ़ है मेरा। आजमगढ़। चलिए ठीक है, उनको भाई उनकी भी राय, उनकी भी रेस्पेक्ट, उनकी भी रेस्पेक्ट। रोजगार के मोर्चे पर सरकार पास है कि फेल है? सीधा सवाल। कुछ हद तक पास है, कुछ हद तक फेल है। रोजगार के मोर्चे पर सरकार पास है फेल है? एकदम बिल्कुल फेल है। पास है कि फेल है? सर फेल। पास है कि फेल है? रोजगार के मोर्चे पर सरकार पास है। पास है रोजगार के मोर्चे पर। सर एक मिनट सर, जो पूछ रहे हैं पास है उनसे पूछे कैसे पास है, जो पूछ रहे हैं फेल है उनसे पूछे कि कैसे फेल है। हाँ, एक मिनट आगे आइए, कैसे पास है? छोटा सा जवाब। मेरे नजरिए से तो पास है, कहें कि यहाँ पे जो मेहनत करा उसको नौकरी मिल रही है। बाकी चलिए ठीक है सर, जो नहीं पा रहे अब इसके बाद सर पूछे यूपी पीसीएस का, यूपी पुलिस का। सर एक मिनट पूछिए, एक मिनट सर पूछिए यूपी पीसीएस का और यूपी पुलिस का पिछले कितने सालों से एग्जाम हुआ और कंप्लीट हुआ है, पूछे जरा। जो बता रहे हैं कि टीचर की भर्ती कब आई थी और कब आने वाली, ये भी पूछ लीजिए। बताइए अब एक मिनट उनका जवाब दो। देखिए ये आगे आ जाओ। अब मैं चाहता हूँ आप तो एक मिनट रुकिए, एक मिनट आप लोग 2 लड़के आगे आइए। अब ये थोड़ा इधर हटिए। अब ये 2 लड़के हैं, आप लोग अब अवस्था मत करो। ये 2 लड़के हैं, थोड़ा सा पीछे रहो। अब ये 2 लड़के हैं जो इधर आगे आओ, थोड़ा करण इधर आओ, सामने आओ फ्रेम में। ये 2 लड़के हैं जो थोड़ा पीछे रहिए। ये 2 लड़के हैं कह रहे हैं रोजगार के मोर्चे पर सरकार पास है। ये 2 लड़के हैं जिनके मुताबिक, ऐसे बहुत सारे हैं, अभी 2 को मैं 2 रख रहा हूँ, 2 वर्सेस 2 ही होना चाहिए ना, जो बोल रहे हैं फेल है। अब बताओ कि जैसे कैसे पास है, बताओ। क्योंकि सर जो मेहनत कर रहा है उसको मिल रहा है जॉब। और सुनिए, अब मैं मान सकता हूँ कि आज से कुछ साल बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी करेंगे मैं रिजर्वेशन की लिमिट बढ़ा दूंगा। पहले इसी में रहने दो, मोदी जी पे पहले भविष्य, अभी आगे का छोड़ो, 10 साल के बाद। अभी 10 साल की बात हो रही है। अभी इस सरकार भैया सुनिए, अभी भैया बोले हैं कि अभी 10 साल की बात करो ना। अभी ये सरकार है। मेरा सवाल, एक मिनट आप लोग डिस्टर्ब मत करो, मैं समझना चाह रहा हूँ भाई, इनके भी तर्क है, ऐसा मौका दो। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ, 2 सवाल है, सीधे सवाल है। रोजगार के मोर्चे पर सरकार पास है या फेल है? आपने कहा पास है, तो अब उसको बताइए फिर इनसे। इन्होंने कुछ सवाल, इनका उत्तर हम देंगे। 1 मिनट। जैसे कि अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार का अर्थ, अभी मैं इस पे बोलूंगा तो कुछ लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मैं उनसे थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा कि हंसने से पहले मेरा पूरा उत्तर सुन लीजिएगा। तो सुनेंगे ही नहीं। 1 मिनट, भैया का उत्तर पहले दे देता हूँ। उन्होंने, अरे प्लीज भैया का उत्तर, मेरा उत्तर दो भैया, छोड़ो। सुनिए, उन्होंने पकौड़ा तलना बोला, मैं कहूँगा मोदी जी बोल चुके इसलिए बोला। 1 मिनट सुनिए, लेकिन मेरा उत्तर दो। आपका उत्तर है कि भाजपा सरकार रोजगार के मामले में पास है कि फेल है? हाँ, इसका उत्तर अरे इनको बोलने दो। तो रोजगार का अर्थ सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा, अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर तो पकौड़ा नहीं तल रहा है, स्पष्ट रूप से आप लोगों को पता होगा। अगर आप भैया अभी तक इतना बोले हैं, उनको बता दूं कि स्टैटिक्स ऑनर से हैं। अगर एमएससी करने के बाद वो किसी कंपनी में प्लेसमेंट लेंगे, मैं एग्जांपल में ले लेता हूँ, IBM में प्लेसमेंट लिया उन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट लिया, गूगल में प्लेसमेंट लिया, तो हाँ सेंसेक्स में ले लेंगे, जहाँ भी आप ले लीजिएगा, आप स्टॉक्स में ले लीजिएगा, आप पकौड़ा नहीं तलेंगे। मैं आप उम्मीद रखता हूँ एड्रेस करने के लिए यहाँ जवाब। आप सुनिए, चलो हो गया, आप लोग आपस में एंगेज मत। आप देखिए रोजगार पे पास कैसे है।
लगभग जब से भाजपा सरकार आई है 2014 से पीछे शूट नहीं करने दे रहे हो आप लोग। लगभग हाँ मेरे ख्याल से 40 के आसपास यूनिकॉर्न आप लोग जानते होंगे जिसका 8,000 करोड़ से अधिक है। लगभग 40 से अधिक यूनिकॉर्न्स आई हैं 2014 63 टू बी प्रिसाइज, ठीक ना, 63 यूनिकॉर्न्स आई हैं 2014 से लेकर 24 के बीच में, जहाँ पे लगभग सुनिए भैया 40 लाख स्टार्टअप्स हुए हैं, जहाँ पर मोर देन 1 करोड़ पीपल से उससे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है। तो क्या आप इसको रोजगार नहीं कंसिडर करेंगे? यही मेरा इनसे है। चलिए अब जवाब सर। एक मिनट सर, ये बोल रहे हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है, किस डेटा के आधार पे बोल रहे हैं जरा बताइए तो। ये डेटा आप ऑफिशियली जाके ये डेटा है, किसका डेटा है? स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट को डेटा के बारे में अब ये तो नाइंसाफी है कि एक लड़के को घेर के सब लोग कर रहे हैं। आप आराम से बात करो, 1 to 1। सर इनसे पूछिए ये क्या कर रहे हैं, कौन सा कोर्स में कर रहे हैं? मैं बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का छात्र हूँ, फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, ठीक है। ठीक है सर, आप जैसे बेगूसराय से हैं, मैं भी वैशाली हाजीपुर सर जानता हूँ आपको। सर मैं बताता हूँ सर, जैसे हम बिहार से हैं, बीयूचू में पढ़ाई करा, बिहार पूर्वांचल के ज़्यादातर लड़के आप जानते हो हमारा सोशल स्टेटस अपलिफ्ट करने का एक सबसे बड़ा तरीका है सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी हम वो नहीं मांग रहे कि आप मेरे लिए वैकेंसी क्रिएट कीजिए, हम ये चाह रहे हैं कि आपके पास जो वैकेंसी रिक्त है आप उसको भरिए, फेयर तरीके से भरिए। मसलन बिहार में 5 लाख नौकरी भरी गई टीचर की, तो यूपी में जो टीचर की वैकेंसी खाली है, जो पुलिस की वैकेंसी खाली है, जो यूपी पीसीएस में पीसीएस ऑफिसर की वैकेंसी खाली है, आरओ एआरओ की वैकेंसी खाली है, उसका फेयर तरीके से एग्जाम करा जाए, जो कि आप नहीं करा पा रहे। अब पहली तो टीचर की वैकेंसी आती नहीं है, आरओ एआरओ की वैकेंसी आती है, यूपी पीसीएस की वैकेंसी आती है और पुलिस की वैकेंसी है, उसका आप पेपर लीक करा देते हैं। सर आप बोलेंगे कि हम नहीं कराए, हम पकड़े हैं। अगर आपकी सरकार में हो रही है, अखिलेश यादव की सरकार पे उन पे आरोप लगता था कि यादवों को नौकरी दे रहे, वो देते थे ना देते अलग मसला, लेकिन आरोप लगता था जब आपके सरकार में पेपर लीक है, आरोप आप पे लगा है कि आप इतने दिनों में एक वैकेंसी नहीं क्लियर पा रहे। तो सर एक मिनट, तो ये तो इस आधार पे हम कैसे कर सकते हैं कि सरकार रोजगार पे स्तर पे पास हुई? जाहिर सी बात है मेरे अनुसार फेल हो गई। चलिए ठीक है, अभी सर इन्होंने यूनिकॉर्न की बात की, इनसे पूछिए कितने यूनिकॉर्न प्रॉफिट में, 70% से यूनिकॉर्न लॉस में चल रहे हैं बायोजूज जैसे। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सरकार क्या कहते हैं कि सरकार का काम होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जनरेट करना। जैसे आपने पत्रकारिता की है तो पत्रकारिता के लिए अपॉर्चुनिटी जनरेट करना जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी मिले, प्राइवेट चैनल भी क्या कहते हैं पत्रकारिता करते हैं। तो वहाँ और सर सुनिए, क्या जैसे किसी ने MBA किया है, वो पकौड़ा तल रहा कि उसको मार्केटिंग का काम मिलना चाहिए, पकौड़ा का तलने का काम मिलना चाहिए, लेकिन सरकार कोई भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट ही नहीं कर पा रही है। तो आप कहते हैं कि बीटेक करने वाला सर पकौड़ा तले तो उसको उसकी योग्यता के अनुसार सर जॉब नहीं मिलेगी, तो वो भी बेरोजगारी है। सर मेरी एक बात है, मैं ग्रेजुएशन यहाँ से किया हूँ, इसके बाद में मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का एंट्रेंस निकाला हूँ सर। मैं सरकारी NTA के थ्रू एंट्रेंस निकाला हूँ, उसके बाद में IIMC दिल्ली में मेरा एडमिशन हो रहा है इस बार, लेकिन डिजिटल मीडिया की फीस है 2,08,500। समझ रहे हैं सर ये जो मिडिल क्लास का बच्चा है ये कैसे पढ़ पाएगा? 2,08,500 मेरी फीस है और मेरी हैसियत नहीं है भर पाने की उसके बाद में एक्स्ट्रा खर्चे अलग से। तो सर ये सरकार अगर सरकारी कॉलेजेस है तो उसको कंसीडर करनी। दूसरी बात सर, मैं यहाँ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में पढ़ा, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में यहाँ पे काशी तमिल संगम हुआ, मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम था, बहुत अच्छी बात है। यहाँ BHU के सारे संसाधन खोल दिए गए बीजेपी के साउथ के नेताओं के लिए, ठीक है। और मैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में पढ़ा, हमारे सारे बच्चे पता नहीं किस बैकग्राउंड से आते हैं यहाँ पे, किस बैकग्राउंड से आते हैं, इनसे पैसे टूर के नाम पे वसूले जाते हैं, 20,000 रुपये, 15,000 रुपये। सर तो BHU के जो बच्चा है उसके लिए BHU पास संसाधन नहीं है। साउथ के जो नेता आते हैं बीजेपी के, उनके लिए पूरे सारे संसाधन BHU के खुले। LD गेस्ट हाउस में अगर मेरे पेरेंट्स आते हैं तो उनको 22 अगर मेरे पेरेंट्स, मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, अगर मेरे पेरेंट्स रुकने एक दिन के लिए आते हैं तो उनको 2200 रुपये उनको 2200 रुपये उनको 2200 रुपये पे करना पड़ता है एक रूम के लिए। लेकिन साउथ के नेता आते हैं बीजेपी के, कोई मंत्री नहीं आता, मैं मंत्री को नहीं कहता हूँ, कुछ साउथ के नेता बीजेपी पार्टी के आते हैं जो एक सभासद लेवल का नेता है, उसके लिए BHU को सारे संसाधन LD गेस्ट हाउस से लगा के कार बच्चे सब कुछ उपलब्ध है। तो ये कहाँ का न्याय है और कहाँ का सुशासन है? समझ गया, बहुत गुस्सा है लड़कों में, थोड़ा पीछे बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार थी तो बिहार टीचर का भर्ती बहुत साफ तरीके से हुआ। वही NDA की सरकार बनी तो पेपर लीक हो गया 5 दिन पहले। पेपर था 15 तारीख को, 10 तारीख को लीक हो गया। और ये कह रहे हैं कि जो मेहनत कैसे करे,
पेपर लीक हो जा रहा है तो कैसे मेहनत करे वो? सर मेहनत की बात कर रहे हैं सर, मेहनत की बात कर। हमारे इलाके छपरा, सर हमारे इलाके छपरा, हाजीपुर, आरा, बक्सर, सिवान के लड़के सुबह 4 बजे उठ के दौड़ते थे सेना में जाने के लिए। अगर मैं जानता हूँ अपने गाँव के अग्निवीर के बाद सब खत्म हो गया, उनका सारा जोश खत्म हो गया। आज वो बीएड कर रहे हैं, दारोगा की तैयारी कर रहे हैं, सेना में नहीं जाना चाहे। क्यों सर? 4 साल के लिए कोई क्यों जाएगा? 4 साल क्लास में बंद है। जैसे कि सर आपने पूछा कि सरकार मतलब जॉब क्रिएट करने में पास हुई कि फेल। तो पहली बात तो यहाँ जितने लोग हैं 90% माइंड में बैठा है कि मुझे सरकारी जॉब ही करना है, तो उस पर सरकार फेल हुई है पेपर लीक। मैं पहली बात तो है मैं बीजेपी का सपोर्टर ना ही कांग्रेस का भी सपोर्टर। मुझे जो सरकार की अच्छी काम लगता है उसके मैं अच्छा बोलता हूँ, जो बुरा लगता है बुरा। पेपर लीक हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर आप बोलेंगे कि सरकार को गिरा दो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई जैसे कि मान लीजिए जो लोग बोल रहे हैं कि जॉब नहीं मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं मिल रहा। मेरे भैया हैं डिप्लोमा किए हुए 1,40,000 रुपया पाते। सुनिए इधर सुनिए, मेरे भैया डिप्लोमा के 1,40,000 पाते हैं। अहमदाबाद से मुंबई मेट्रो बन रही, डिप्लोमा करे प्राइवेट सेक्टर में। मेरा भाई खुद उसी कंपनी में फिर से जाकर प्राइवेट सेक्टर में। कैसे हो गया? नॉलेज है तो कितने लोग को नॉलेज, सब कितने लोग को सरकारी नॉलेज। और जो बोल रहे हैं बीटेक पकौड़ा चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं पकौड़ा। जिसको नॉलेज है वो नहीं चल रहा। अब चलिए अब खत्म करें, अब पीछे चलिए, अब खत्म करें। अब लास्ट ये हमारे भाई जो बोल रहे हैं कि हमारे भैया 1,40,00,000 का सैलरी पाते हैं, सर NSSI का डेटा है सर, उसमें सर हाँ उसमें ये हाँ वो उसमें सर ये है कि भारत के जो लड़के हैं जो नौकरी कर रहे हैं 75 से 80% लोगों का सैलरी 25,000 उससे कम है। कहाँ से सर? खत्म करेंगे, अब खत्म करेंगे। आप सब लोगों ने अपनी, अरे भाई सर देखिए सर, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक टेस्ट होगा, उससे क्या हुआ लोगों की फीस कम लगेगी। लेकिन सर यहाँ पर फीस तो ज्यादा ले ही रहे। कोई नारा पॉलिटिकल नारेबाजी सर, उससे फीस तो ये लोग ले ही रहे हैं। साथ में जब हम लोगों को किसी यूनिवर्सिटी में CUT के नाम पे फीस ले रहे हैं, फिर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में यदि हमको काउंसलिंग करानी है तो उसमें भी सर अलग से फीस लेते हैं। तो मतलब डबल फीस लेते हैं, प्लस GST। इन्होंने सर GST कम से कम सर स्टेशनरी के किताब पे GST, फॉर्म पे GST, न्यूज पेपर पे GST, ताकि हम लोग न्यूज़पेपर ना पढ़ पाए। चलिए अब हमें अनुमति दीजिए। एक मिनट चलिए करण इधर आ जाइए। अब ये शुरुआत हुई BHU में इस बातचीत में। आपने देखा कि धीरे धीरे बहुत सारे लड़के और रोजगार के सवाल पर जो नाराजगी आपने महसूस किया होगा, और ये एक बड़ा सवाल है युवाओं के लिए रोजगार का। और इसलिए भी है, मैं भी बार बार जिक्र करता हूं अपने वीडियो में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीदें थी। जब 2014 में आए थे अच्छे दिन के वादे के साथ, बहुत लोगों को लगा 2 करोड़ रोजगार का जिक्र तो विपक्ष के नेता और तमाम लोग करते हैं, यहाँ भी छात्र कर रहे हैं, तो लगता था कि 10 साल में कुछ ऐसा स्वर्ण युग आएगा और रोजगार के मोर्चे पर सरकार एकदम ऐसा काम करेगी कि बेरोजगारी का कुछ समाधान ढूंढेगी। लेकिन ये सही है कि चुनावी भाषणों में दूसरे दौर के बाद से, वैसे भी मैनिफेस्टो में उस तरह से रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर बीजेपी ने कुछ ठोस वायदे नहीं किए, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषणों में आपको जो नजर आएगा, जो छात्र भी कह रहे हैं, जिसमें मुसलमान, जिसमें मंगलसूत्र, जिसमें 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस खोल लेगी, 2 मकान है तो 1 मकान ले लेगी, और तो और आपकी बिजली काट लेगी, आपके बैंक से खाते से पैसे निकाल लेगी। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री के भाषणों में है। पूरी कोशिश है कोर इशू रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल वो भटके, और जैसे कुछ छात्र कह रहे हैं उन्हें हिंदू धर्म खतरे में नजर आ रहा है, किसी को सनातन खतरे में नजर आ रहे हैं। जिस देश की 80% आबादी हिंदुओं की आबादी है, उस देश में हिंदू धर्म कैसे खतरे में है? जिस देश के प्रधानमंत्री, जिस देश में राष्ट्रपति, जिस देश में 1.5 दर्जन मुख्यमंत्री या ज्यादा 2 दर्जन मुख्यमंत्री, जिस देश में सभी संवैधानिक संस्थाओं के मुखिया हिंदू हैं, उस देश में हिंदू धर्म खतरे में कैसे है? ये किसके जहन में भरा जा रहा है? कौन इसको जहन में भर रहा है? और यहाँ पढ़े लिखे युवा कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है। उन्हें सोचना चाहिए कि हिंदू धर्म के लोग, हिंदुत्व के पैरोकार देश को कैसे चला रहे हैं, कहाँ हैं, और जिस धर्म से आपको खतरा नजर आता है वो किस तरह से हाशिए में है, इसको समझने की जरूरत है। बीजेपी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, एक उम्मीदवार मुस्लिम नहीं है, 303 सांसद, एक मुस्लिम नहीं, और फिर आपको खतरा उससे नजर आता है जो खुद हाशिए पर है। फिलहाल इस वीडियो को BHU से खत्म करते हैं।
सर एक चीज करेक्शन करना चाहिए, सर एक चीज करेक्शन करना चाहेंगे, जैसे कि आप अभी बोले हैं कि यहाँ के युवाओं को, यहाँ पे जो स्टूडेंट इनको लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है। स्टूडेंट को नहीं, तो ये सर इसको करेक्ट करने के लिए मैं बोल रहा हूं। उसकी बात कर रहा हूं। तो एक लड़का बोल, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे मेरे भाई जिसने कहा मैं उसकी बात करूं, चलिए मैं खत्म कर भाई, जिसने कहा उसकी बात करो, जिसने, चलिए लेकिन यहाँ पर कोई हिंदुत्ववादी कोई वो नहीं है, सारे धर्म छात्र पढ़ते हैं इस विश्वविद्यालय में। सर भले ही BHU है, लेकिन मालवीय जी के मूल्यों पे चलने वाले विद्यार्थी हैं यहाँ पे। अब खत्म भी करोगे, माइक दे के चलो भाई, इनको माइक दे दो, हम लोग चलते हैं। एक अंतिम BHU के बारे में हमारे अग्रज ने जो अभी कहा BHU की स्थापना के बारे में कि BHU की स्थापना सिर्फ BHU की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की, तो मैं इस वाक्य का जो उन्होंने बोला उसकी कड़ी शब्दों में आपत्ति दर्ज कराता हूँ, क्योंकि विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय के अकेले के योगदान से नहीं बना है। BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय के योगदान में चलिए भारत, मदन मोहन मालवीय ने कैसे विश्वविद्यालय के लिए चंदा जुटाया, कैसे उसके, चलिए उस ठीक है, चलो उस मुद्दे पर भटकाओ नहीं, हम इस वीडियो को खत्म करते हैं और फिर मुलाकात होगी। चूंकि चुनाव बनारस में आखिरी दौर में है, 7वें दौर में है और प्रधानमंत्री खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए बनारस पर सबकी नजर है। और अब देखिए लड़कों की भीड़ है। नमस्कार, शुभ रात्रि, फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके से अगर जा पाए तो, और उसके बाद 4 जून को नतीजे हैं, आप सबको पता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।